वेलकम गाइस। दोस्तों ये एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। गाइस हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का गोल है। जैसे ही ये पूरा होगा सीजन 6 एक ही बार में अपलोड हो जाएगा। क्या आपको सीजन 6 एक बार में चाहिए? कमेंट में बताना। गाइस मैं देख रहा हूँ हमारे चैनल पे 82% लोग जो एपिसोड सुनते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर लो। इससे तुम्हें भी जल्दी एपिसोड मिलेंगे और मेरी भी हेल्प होगी, जिससे मैं फ्यूचर में और अच्छी क्वालिटी के एपिसोड्स ला पाऊँ। और हम सिर्फ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज पे ही नहीं रुकेंगे। इसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इससे रीच बढ़ेगी और एपिसोड ज़्यादा लोगों तक जाएगा। थैंक यू। अब एपिसोड एंजॉय करो। दोस्तों, आज का चैप्टर है द हार्ड वर्किंग गार्डनर्स। और हाँ, गार्डनर्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो चलिए, पहले ग्रे फॉग पर सीन है। क्लेन यानी मिस्टर फूल ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को अपने पास बुलाया। उसके साथ एक ऑर्डिनरी लुकिंग बटन भी था, जो एक्चुअली द हर्मिट कैटलिया की जज बटन है। शियो ने इसे रिजर्व किया था 3500 पाउंड्स में, इसलिए कैटलिया ने इसे मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि कोई एंजल इसे शैटर कर सके। और मंडे की टैरो गैदरिंग में शियो ने जज पोशन फॉर्मूला भी रिजर्व कर ली थी 2000 पाउंड्स में। ऑड्री फ्री हेल्प दे रही है एक्सप्लोरेशन का। लेनर्ड को फॉर्मूलाज बेचने का हक है, लेकिन शियो को द वर्ल्ड पे ज्यादा भरोसा है। क्लेन ने सोचा, प्योरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो गई है, अब मैं ये क्रूसिफिक्स लिटिल सन से ट्रीट कर सकता हूँ। फ्यूचर में ऐसी रिक्वेस्ट्स आएंगी, लोग मिस्टर फूल को डिस्टर्ब करने से डरेंगे, लिटिल सन के पास जाएंगे। जब लिटिल सन डेमीगॉड बनेगा और क्रूसिफिक्स को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में बदल सकेगा, तब मैं सीक्वेंस 3 हूं तो ग्रे फॉग की पावर से सील्ड आर्टिफैक्ट्स शैटर कर सकता हूं। एडम शायद क्रूसिफिक्स से लिटिल सन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ग्रे फॉग ने डिसइंफेक्ट कर दिया है, और अगर कर भी लिया तो कोई बात नहीं। अमॉन को तो पता ही है कि लिटिल सन मिस्टर फूल से रिलेटेड है। उसने क्रूसिफिक्स और बटन को अलग किया और वेट किया लिटिल सन की सैक्रिफाइस बिस्टोमेंट सेरेमनी का। सिटी ऑफ सिल्वर स्पायर में डेरिक ने रिचुअल सेट कर लिया था। एक ब्लैक मड कवर्ड डॉल यानी मैरियोनेट लाइव्स केन लेकर आया और उसे आल्टर पर रखा। सीरियस प्रेयर के बाद सैक्रिफाइस बिस्टोमेंट डोर खुली, केन गायब हुई और वहीं ब्रॉन्ज ग्रीन स्पाइकी क्रॉस अनशैडोड क्रूसिफिक्स आ गया। साथ ही क्रूसिफिक्स का नाम, यूसेज और नेगेटिव इफेक्ट्स डेरिक के दिमाग में आ गए। उसने एक्साइटमेंट दबाई, पहले मिस्टर फूल को शुक्रिया अदा किया, रिचुअल खत्म किया और क्रूसिफिक्स उठाकर गौर से देखा। फिर वो चीफ कॉलिन इलियाड के लूम में गया। कम इन। कॉलिन की डीप आवाज आई। डेरिक अंदर गया और ओपनली क्रूसिफिक्स दिखाया। योर एक्सेलेंसी, ये वही आइटम है जो लॉर्ड ने छोड़ा था। अनशैडोड क्रूसिफिक्स कहते हैं। यूज करने का तरीका है होल्डर का खून इसकी स्पाइक्स पर लगाना। उसने रेलिक की जगह आइटम बोला। व्हाइट हेड कॉलिन ने क्रूसिफिक्स पे देखा, इंट्रोडक्शन सुना, भारी कदमों से आगे आए, आइटम लिया और एग्जामिन करता रहा। आखिर में कॉलिन ने अपना थंब एक स्पाइक पर रखा। फ्रेश ब्लड निकला। मॉटल्ड ब्रॉन्ज ग्रीन रंग उतरकर नीचे गिरा और क्रूसिफिक्स ने प्योर लाइट से बना फिजिकल बॉडी दिखाया। पूरी रूम को रोशन कर दिया, कोई अंधेरा नहीं बचा। एक इनडिस्क्राइबेबल सेक्रेड फीलिंग के बाद कॉलिन ने उंगली हटाई और आह भरी। ये सही में लॉर्ड का आइटम है। उसने क्रिएटर के लिए यूज किए जाने वाली पुरानी चीजों से कंपेयर किया और कंफर्म कर लिया। डेरिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन चीफ की हैवी टोन ने उसे चुप करा दिया। कॉलिन कुछ देर चुप खड़े रहे, क्रूसिफिक्स हाथों में लिए। फिर थोड़ी होर्स आवाज में बोले, लॉर्ड के आइटम का वापस आना एक साइन है। हम डॉन के साइन का स्वागत करेंगे। मैं इस क्रूसिफिक्स को आधे दिन के लिए रखूंगा, पूरे शहर के सारे एल्डर्स को दिखाऊंगा। मैं भी सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट को कैजुअली हैंडल नहीं कर सकता। लाइफ स्केन खोदी तो दूसरे एल्डर्स को एक्सप्लेनेशन देना होगा, पनिशमेंट मांगना होगा। तुम्हें याद रखना है, चीफ होने के नाते जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सिर्फ ये सोचकर कि सिटी ऑफ सिल्वर के लिए अच्छा है, पनिशमेंट अवॉइड नहीं कर सकते। तुम इस बार सही हो सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं। टेंशन मत लो, ये क्रूसिफिक्स आखिर में तुम्हें ही मिलेगा। डेरिक ने सोचा, चीफ की बातें कितनी डीप और प्रोफाउंड है। नेक्स्ट टैरो गैदरिंग में मिस्टर हैंडमैन से समझूंगा। उसने क्रूसिफिक्स के नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताए। बैकलैंड, बोकलैंड स्ट्रीट, ड्वेन डांतेस का घर। क्लेन ने विनर एनोनी को ग्रे फॉग पर सैक्रिफाइस कर दिया मैरियोनेट प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि फ्यूचर में यूज कर सके।
अब उसका प्लान है अर्ल ऑफ द फॉलन कोनास किलगोर को फ्लावर ऑफ ब्लड रिंग पहनाएगा और लाइफ स्केन पकड़ेगा। रोजाना जिंदगी में कभी कभी हैरोइंग और बिजार सिचुएशंस क्रिएट करेगा ताकि पोषण डाइजेशन स्पीड अप हो जाए। इसलिए एनोनी को फ्लावर ऑफ ब्लड में छुपाने की जरूरत नहीं, उसे ग्रे फॉग पर ही रख दिया। कोई भी ऑर्डिनरी मैरियोनेट बना सकता है। क्लेन ने सोचा, मैरियोनेट को प्रिजर्वेशन कैबिनेट में रखना अजीब लगता है, हॉरर मूवी जैसा, लेकिन बिजारो सॉर्सरर के नाम के हिसाब से ठीक है। एंटीगोनस और ज़ैरतुल फैमिली के एंजल्स तो अपने मैरियोनेट्स को विंड ड्राई करने के लिए लटकाते हैं, मैं उनसे बेटर हूं। उसने लाइफ केन को एक स्पेशली मेड हॉलो केन में छुपाया जो मिस जजमेंट से खरीदी थी। ये केन स्वॉर्ड छुपा सकती थी, परफेक्ट था। फिर उसने कोनास यानी एनोनी को वो केन दे दी और खुद सो गया। आराम की नींद में क्लेन की स्पिरिचुअल परसेप्शन अचानक हिल उठी। वो बैठ गया और बालकनी की तरफ देखा। कर्टन्स फुली क्लोज नहीं थे, बाहर का सीन दिख रहा था। विंडो के बाहर डार्क ग्रीन था, वाइन लीव्स और फ्लावर्स हर तरफ उगाए थे। लगता था जैसे जंगल में आ गए हों। क्लेन के होठ थरकराए, उसे समझ आ गया क्या हो रहा है। वो बेड से उतरा, बालकनी गया, कर्टन्स खोलकर देखा। सच में ड्वेन डांतेस के गार्डन की जगह एक लश फॉरेस्ट था। यही है वो वाइब्रेंट लाइफ फोर्स वाला इफेक्ट। एनिमल्स या प्लांट्स फ्लरिश करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं हो गया। क्लेन का एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया। पहले डिविनेशन में उसने ऐसा सीन देखा था, लेकिन रेवलेशन था कि हार्मफुल नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि ग्रोथ लंबा प्रोसेस है, कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत देर बाद ऐसा होगा। उसने आसपास की स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स देखी। इंसान बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन चूहों और कॉकरोचेस की तादाद क्लियरली बढ़ गई थी। क्लेन ने रिलीफ की सांस ली। उसने विंडो से फॉरेस्ट को देखा और साइलेंटली आह भरी। सही है, ज्यादा खतरा नहीं है, बस एग्जैजरेटेड है। ज्यादा टाइम ग्रे फॉग पर ही रखना होगा। 10 सेकंड्स के बाद फॉरेस्ट में फिगर्स दिखाई दिए। ब्लैक ट्रेंच कोट पहने, फ्लैट चेहरे, आंखें नाक मुंह नहीं, गार्डनर्स। ये फिगर्स या तो झुके हुए थे या खड़े थे, बिजी थे, घास फूस जला रहे थे, वाइन्स काट रहे थे, एक्स्ट्रा फ्लावर्स निकाल रहे थे, रात के चुपचाप अंधेरे में। अगला सुबह बटलर वॉल्टर जैसे ही विंडो खोला, बाहर गार्डन मॉर्निंग फॉग से ढका था। ड्यू की बूंदें चमक रही थीं, फ्रेश सेंट थी। कल से बेहतर है। वॉल्टर ने हाँ में सर हिलाकर 2 गार्डनर्स की तारीफ की। वाइब्रेंट सीन देखकर उसका दिल बेचैन हो गया। बेवजह अपनी बीवी की याद आ गई। वो रूम से बाहर आया, एस्टेट का पेट्रोल किया, अफेयर सेटल किए और डाइनिंग रूम के दरवाजे पर वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद ड्वेन डांटेस अपने वैले एनोनी के साथ 3rd फ्लोर से आए। वॉल्टर आगे बढ़ा, बो किया, आज के अरेंजमेंट्स बताए, फिर अपने हाथ से बोला, सर, मैं इस महीने के अलाउंस में से 1 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूं। इतना कहते ही उसने अचानक मिक्स्ड ब्लड सर्वेंट की गर्दन देखी, जो फटकर एक काली आंख दिखा रही थी। वॉल्टर शॉक्ड होकर पीछे हटने ही वाला था, लेकिन एक ही पल में उसने देखा कि एनोनी की गर्दन पर कोई अजीब आंख नहीं है। कल रात नींद अच्छी नहीं आई, अजीब सपना आया, इसलिए डिस्ट्रैक्टेड हूं, हेल्यूसिनेशन हो गया। वॉल्टर ने जल्दी से अपने थॉट्स इकट्ठे किए और सर थोड़ा नीचे किया। अंदर से क्लेन ने माफी मांगी और हाँ कही, कोई बात नहीं, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा दिन बिताना। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। 1. अनशैडोड क्रूसिफिक्स सिटी ऑफ सिल्वर में सेफली पहुंच गया। 2. लाइफ स्केन ने ड्वेन डांतेस के घर को जंगल बना दिया। 3. बिजार गार्डनर्स रात भर मेहनत कर रहे थे। 4. वॉल्टर ने अजीब हेल्यूसिनेशन देखा। दोस्तों, आज का चैप्टर है द लाइन ऑफ थिंकिंग फॉर एक्टिंग। और भाई, एक्टिंग की लाइन समझ आने पर क्लाइन की प्लानिंग शुरू। तो सीन शुरू होता है ब्रेकफास्ट के बाद। बटलर वॉल्टर के जाने के बाद क्लाइन डाइनिंग हॉल में आया और देखा कि सर्वेंट्स पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हैं, थोड़े एजिटेटेड भी लग रहे हैं। क्लाइन ने सोचा, लाइफ स्केन इंसानों को भी अफेक्ट करती है, लेकिन इतना रिडिकुलस नहीं, नॉर्मल लेवल है, एक्सेप्टेबल है। इस लॉजिक के हिसाब से सर्वेंट्स की रिप्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ जाएगी। बस प्रॉब्लम यह है कि उनके पास स्पाउसेस नहीं हैं, दिखाने का मौका नहीं। क्या मिस्टर बटलर आज घर जाकर 9-10 महीने में एक और बच्चा पैदा कर देंगे? उनकी बीवी की उम्र लगभग 40 है। इस एज में बच्चा पैदा करना थोड़ा डेंजरस है, लेकिन लाइफ स्केन का इफेक्ट पार्टनर तक पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यार, क्या इफेक्ट से कंसीव करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है? अगर ड्वेन डॉन्टेस की बोकलिन स्ट्रीट आने से लोगों के बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाएं, तो मेरी रेपुटेशन प्रैक्टिकली डूम्ड हो जाएगी।
आखिर में उसने कंक्लूजन निकाला, लाइफ स्केन सही में बहुत सिनिस्टर है। फ्यूचर में वो इसे सिर्फ हर दिन कुछ टाइम के लिए रियल वर्ल्ड में लाएगा और कोशिश करेगा कि आसपास के इंसान न अफेक्ट हों। ब्रेकफास्ट के बाद क्लाइन और अपने वैलेट इन्होंने कुनास के साथ घूमने निकल गया। मेन हॉल में 2 चेंबर मेड सफाई कर रही थीं। उन्होंने डॉन्टिस को देखा, खड़ी हुई, रास्ता दिया और ग्रीट किया। क्लाइन ने सर हिलाकर जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी दोनों मेड्स ने देखा, इनोनी के सर में एक व्हीट हेड घुसा हुआ था, गोल्डन पार्टिकल से भरा, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। देखते ही देखते वैलेट ने अजीब सा महसूस किया, अपना राइट हैंड उठाया और जोर से व्हीट हेड खींचकर निकाल लिया। दोनों मेड्स ने एक दूसरे को देखा, सरप्राइज और अम्यूजमेंट में। उन्होंने इमेजिन किया कि इनोनी मेगर मैनर गया होगा, वहीं से व्हीट उसके कपड़ों पर लग गई होगी, वो उसे 160 बोकलिन स्ट्रीट तक ले आया और वहां ऐसी जगहों पर गिर गई जहां साफ करना मुश्किल था, जैसे उसकी पिलो के नीचे। सपने में उसने पिलो हटा दी और सुबह वॉश करते वक्त ब्रेकफास्ट के दौरान व्हीट उसके बालों में अटक गई, उसे पता ही नहीं चला। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन पॉसिबल था। ये नहीं हो सकता कि इनोनी ने एक व्हीट हेड ही उगवा लिया हो। दोनों मेड्स ने मर्मर किया और काम में लग गईं। बाहर निकलकर क्लाइन और इनोनी इंटिस पैरासॉल ट्रीज के नीचे तेज हवा में सांस ले रहे थे। कई नेबर्स भी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। एक लॉयर नेबर ने कॉर्नर से इनोनी को देखा। वैलेट हाथ उठाकर मुंह ढक रहा था, जैसे जाड़ी जारी कर रहा हो। जब मिक्स्ड ब्लड यूथ ने हाथ नीचे किया तो लॉयर को कुछ अलग लगा। इसकी नाक और भी ऊंची लग रही है। हाँ, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, हैलुसिनेशन हो गया। काश मेरी नाक थोड़ी ऊंची होती। लॉयर ने अपनी नाक को रब किया और आगे देखा तो 2 वाइल्ड डॉग्स दौड़ रहे थे, स्ट्रीट पर ही रिप्रोड्यूस करने की कोशिश में। घूमने के बाद क्लाइन वापस 3rd फ्लोर के एक्टिविटी रूम में आया और लाइफ स्केन को ग्रे फॉग पर भेज दिया। इफेक्ट तो है। बिजारो सॉर्सरर की डाइजेशन का मेन पॉइंट है शॉकिंग सीन्स क्रिएट करके लोगों को डराना और अजीब तरीके से हॉरिफाइड करना। ये बिल्कुल एक डायरेक्टर जैसा है, लेकिन हॉरर फिल्म का डायरेक्टर। हाँ, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उन्हें सच में डराऊं। पीसफुल डेली लाइफ इवेंट्स में भी हॉरिफाइंग सीन्स हो सकते हैं, लेकिन आसपास के लोग नोटिस नहीं करते। कभी कभी कनेक्ट करते हैं और सोचकर उन्हें डर लगता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज से लाइट्स बंद करने से डरते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। ये भी हॉरर फिल्म आर्केटाइप है। क्लाइंट ने अपनी कंडीशन ऑब्जर्व की, पास्ट फ्यू मंथ्स के एक्सपीरियंसेस समराइज किए और आखिर में कीवर्ड निकाला, हॉरर फिल्म डायरेक्टर। समझ आने पर उसके दिमाग में कई आइडियाज आ गए। पोषण कैसे जल्दी डाइजेस्ट करें, सिर्फ एनिमीज से ही नहीं लड़ना, बल्कि एनिमीज को हॉरर फिल्म के मेन कैरेक्टर या इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल्स बनाना है। डेमीगॉड लेवल के टारगेट से ऐसे खेलना मुश्किल होगा। मैं पूरी एनर्जी लड़ाई में लगा दूंगा, ट्रिक्स करने का मूड नहीं रहेगा। अच्छा, डेमीगॉड टारगेट ढूंढने की जरूरत नहीं, एक्टिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैं टेलीपोर्ट करके समुद्र पर जा सकता हूं, कुछ लकी पायरेट्स ढूंढकर उन्हें पार्टिसिपेट करवा सकता हूं, हॉरर स्टोरीज क्रिएट कर सकता हूं। हाँ, डायरेक्टर हूं तो अपने वर्क्स को स्प्रेड भी करना होगा। लगता है हर बार कुछ एक्टर्स को सक्सेसफुली एस्केप करना होगा ताकि वो अपना नाइटमेयर फैला सकें और समुद्र पर एक करस्पॉन्डिंग मिथ बने। उन्हें क्रीपिंग हंगर को फीड नहीं कर सकता। प्लान बनाते वक्त उसके जहन में एक सवाल आया, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट और समुद्र की हॉरिफाइंग लेजेंड्स में कितनी ऐसी होंगी जो डेलिबरेटली बिजारो सॉर्सरर्स ने बनाई होंगी? कुछ तो जरूर होंगी। साय, अगर अमोन बिजारो सॉर्सरर की एक्टिंग करे तो वो शायद 1 महीने से कम में पोषण डाइजेस्ट कर ले। उसका इसमें टैलेंट अस्टाउंडिंग है और वो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता। वैसे पायरेट्स के साथ हॉरर मूवी बनाते वक्त मैं किसी डेमीगॉड को स्केयर करने का मौका भी ढूंढ सकता हूं। जरूरी नहीं कि लड़ाई हो, गोल अकम्प्लिश होते ही भाग सकता हूं। इस सोच के साथ क्लाइन ने सपोर्टिंग रोल के लिए प्लान बनाया। फिर उसने टारगेट्स पर गौर किया। एंजल या उससे ऊपर वाले नहीं ढूंढ सकता। जिनसे मैं अनजान हूं वो मुझे हॉरर फिल्म का लीडिंग कैरेक्टर बना देंगे। जिन्हें मैं जानता हूं वो जानते हैं कि मैं बिजारो सॉर्सरर हूं, उन्हें स्केयर नहीं कर पाऊंगा। सेंट्स की वेयरअबाउट्स नहीं पता। आर्क बिशप्स को डराने से अननेसेसरी चेन रिएक्शंस हो सकते हैं। वर्ल्ड सिचुएशन और टाइट हो जाएगी, वॉर जल्दी शुरू हो जाएगी। सब पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करने के बाद सबसे सूटेबल टारगेट है न्यूमरस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के डेमीगॉड पैट्रिक ब्रायन और विल ऑसेप्टिन की फेट काउंसिल के काउंसलर्स। और नाम की लिस्ट बनाने के बाद क्लाइन ने फैसला किया कि वो अगले 2 दिन में डॉक्टर एरन सेरेस से मिलने जाएगा और किसी बेबी के लिए आइसक्रीम लेकर जाएगा, ताकि पता चल सके कि काउंसलर्स कहाँ दिखे हैं। अगर किसी और के सबॉर्डिनेट्स को डराना है तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी।
यानी विल ऑसेप्टिन से पूछना होगा। क्लाइन का मूड अच्छा था। वो बाहर गया, सेंट जॉर्ज सथीड्रल गया, प्रे किया, डोनेट किया, फिर लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन गया। दोपहर तक वहीं रहा। शाम को उसने कुछ बिजनेसमैन, लॉयर्स और अकाउंटेंट से मिला। नॉर्मल टाइकून की तरह बिहेव किया। खाना खाने के बाद वो बालकनी वाले रूम में आया। सोच रहा था कि कल डॉक्टर एरन सेरेस के घर जाए या उनके फैमिली को सिरेंजो रेस्टोरेंट में, जो अच्छी आइसक्रीम देता है, डिनर के लिए इनवाइट करे। तभी उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई। उसने मुड़कर देखा। नो सरप्राइज, मिस मैसेंजर रीनेट टिनेकर वॉइड से बाहर निकली, 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स के साथ। एक हेड के मुंह में लेटर था। कौन भेजा है? क्लाइन ने हैबिचुअली और एक्सपेक्टेंटली पूछा। लेटर अभी तक नहीं लिया था, इसलिए रीनेट सिर्फ 3 हेड से जवाब दे सकती थी। द किंग ऑफ इडियट्स। पैट्रिक ब्रायन। ये निकनेम इवॉल्व हो गया। क्लाइन ने लेटर लिया, खोला और देखा कि सही है। आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के डेमीगॉड ने लिखा है। लेटर पर लिखा था, मैं वो स्पेशल रिचुअल की तैयारी कर चुका हूं जो मेरे टीचर हेटर की रिकवरी में मदद करेगा। योर एक्सेलेंसी, आपकी परमिशन से मैं कल मिडनाइट को उसे यूज करूंगा। एंजल हेटर की तरफ पॉइंट करने वाला रिचुअल न्यूमरस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन पैट्रिक की टेस्टिंग से बचना मुश्किल है। इसमें पेपर एंजल से इंटरफेयर किया जा सकता है। बिल्कुल टाइम है। क्लाइन ने लेटर जला दिया। फिर उसने एक पीस ऑफ पेपर पर जवाब लिखा, हां कर सकते हो, सावधान रहना। आखिरी सीन, सेंट जॉर्ज बरो, एक अनइनहैबिटेड क्लोथ्स फैक्ट्री में, क्वाइट नाइट, ऑलमोस्ट मिडनाइट। एक ओपन एरिया क्लियर किया गया है। लगभग 10 ब्लैक रोब्ड बिलीवर्स वहीं खड़े हैं। उनके बीच में एक भारी सी डीप ब्लैक कॉफिन है। कॉफिन के आसपास गोल्डन ऑर्नामेंट्स हैं, मड स्टेन्स के साथ। कई कैंडल्स हैं जो पेल वाइट फ्लेम से झलक रही हैं, और एक के बाद एक स्कल्स हैं। स्कल्स इंसानों के हैं, एनिमल्स के हैं, कुछ एक्सट्रीमली स्ट्रेंज और डिफॉर्म्ड हैं। सोच नहीं सकते कैसे दिखते होंगे। स्कल्स सबसे ऊपर फ्रंट में पाइल किए हुए हैं और उनके सामने खड़ा है पैट्रिक ब्रायन। उसने भी ब्लैक रोब पहना हुआ है, लेकिन हुड ओप नहीं किया। उसका डीप आउटलाइन, ब्लैक हेयर, ब्राउन आईज, रादर लॉन्ग फेस दिख रहा है। ये डेमीगॉड कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसके आसपास की स्पेस एक्सट्रीमली कोल्ड हो गई है, जैसे काउंटलेस इनविजिबल क्रीचर्स सेलिब्रेट कर रही हों। पैट्रिक ब्रायन ने राइट हैंड उठाई। हुडेड बिलीवर्स जंप करने और थोड़ा ट्विच करने लगे। एक क्रेजी और रिदमिक डांस, स्पिरिट डांस। ये डेथ को पसंद आने वाला रिचुअल है। जितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी होगी, उतना बेटर इफेक्ट। डांस इंटेंस होता गया। कॉफिन से एक कोल्ड और इन्फॉर्म हवा चली। पैट्रिक ब्रायन ने सर झुकाया और एक ऐसी लैंग्वेज में रिसाइट किया जो अंडरवर्ल्ड से आई लगती थी। द किंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हेल, द एंजल प्लेइंग द म्यूजिक ऑफ डेथ, द रूलर अबव रिवर स्टिक्स। दोस्तों, आज का चैप्टर है द रिटर्नी। और वाह, कौन वापस आया? वही जो हर बार ट्रबल लेकर आता है। तो सीन है एक अबैंडन्ड क्लोथ फैक्ट्री में। मिडनाइट, स्पिरिट डांस चल रहा है और पैट्रिक ब्रायन रिसाइट कर रहा है, द किंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हेल, एन एंजल प्लेइंग द म्यूजिक ऑफ डेथ, द रूलर अबव रिवर स्टिक्स। उसके चैंटिंग के साथ ब्लैक कास्केट के आसपास के बोन्स डार्क ग्रीन ह्यू में रंग जाने लगते हैं। वाइट के साथ मिलकर एक एक्सट्रीमली स्कैरी सेंसेशन देते हैं। स्पिरिट डांस इंटेंस होता जाता है। अंडरवर्ल्ड की आवाजें गूंजती हैं। बोन्स एक के बाद एक ऊपर उठने लगते हैं, जैसे उनकी अपनी जिंदगी हो। फिर वो भेजे जाते हैं उस भारी पिच ब्लैक कास्केट की तरफ। ऑर्डरली केओस में लिड से गुजरकर अंदर चले जाते हैं, जैसे इनकॉर्पोरियल हों। कास्केट तुरंत एक डीप वर्लपूल में बदल जाती है, जो भरना मुश्किल लगता है। वहीं एक्सपैंड होती है, एक कोल्ड ऑरा फैलाती है जो हाई और माइटी है, जिससे पैट्रिक ब्रायन इंस्टिंक्टिवली कांप उठा और सर झुका दिया। ये एक एंजल का ऑरा है, डेथ काउंसिल। इसी वक्त डेथ के बिलीवर्स जो स्पिरिट डांस कर रहे थे, सब जमीन पर गिर गए। बॉडीज कन्वर्ल्स कर रही हैं। कॉन्शियसनेस मडल्ड है, जैसे अंडरवर्ल्ड की टूर पर हों। ऊपर ग्रे फॉग पर द फूल क्लाइन ने अपने मैरियोनेट्स की प्रेयर पॉइंट्स ऑफ लाइट की मदद से देखा और साय ऑफ रिलीफ लिया। न्यूमिनस एपिस्कोपेट की आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन का लीडर एंजल हेटर की टेस्टिंग उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं थी। डेथ पाथवे के हायर सीक्वेंस बियॉन्डर्स को लोअर सीक्वेंसेस पर जो कंट्रोल है, उसके जरिए वो पैट्रिक ब्रायन से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले सकता था। एक तरह से ये साइकी लेवल की इंटेरोगेशन थी जिसमें क्लाइंट प्रोफिशिएंट था। उसने तुरंत रेड प्रीस्ट कार्ड अपने हाथों में ली और अपने जिस्म में डाल ली। अचानक क्लाइंट के ऊपर एक डार्क रेड रोब आ गया, जैसे रस्ट और सेटल्ड गन पाउडर का मिक्सचर। चेहरा डार्क गोल्ड मास्क से ढका हुआ, जिस पर एंशिएंट पैटर्न्स थे,
और उसके सर पर एक क्राउन था जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन जेम्स जड़क रहे थे। फिर उसने ग्रे फॉग के मिस्टीरियस स्पेस की सारी पावर्स मोबिलाइज की और उन्हें इनविजिबल टॉरेंट्स में बदलकर पहले से तैयार पेपर फिगरीन्स पर डाल दी। प्रेयर लाइट्स के जरिए अनडाइंग पैट्रिक ब्रायन की तरफ शूट किया। इस पल पैट्रिक अपने टीचर के ऑरा के सबमिशन फीलिंग से कांप रहा था, जैसे उसे होली विंग्स की लेयर्स दिख रही हों। क्लाइन ने फ्लेमिंग एंजल की एग्जैक्ट अपीयरेंस छिपा कर रखी थी, सिर्फ एक हिस्सा दिखाया था। मतलब उसने स्पेशल इफेक्ट्स इंटरफियर किए थे। एक के बाद एक होली विंग्स ने पैट्रिक को घेर लिया और फिर गायब हो गईं। उसे कंफ्यूज्ड हल्यूसिनेशन हुआ। सीक्वेंस 4 डेमीगॉड होने के नाते वो जल्दी होश में आया। उसने महसूस किया कि अब उसमें वो सबमिशन की यर्निंग नहीं है। उसका कॉन्शियसनेस जैसे बॉडी से बाहर निकला हुआ था और वो कामली माइंड वर्ल्ड के ऊपर की हर चीज को देख रहा था। साथ ही एक जेलेट होने के नाते पैट्रिक ब्रायन ने एंजल्स एम्ब्रेस को डेथ का गिफ्ट समझा। कोई शक नहीं किया। तभी ब्लैक कास्केट से बने डीप वॉटेक्स से एक ओल्ड कोल्ड आवाज आई जो आदमी की सोल को बॉडी से नॉच कर निकाल सकती थी। नॉट बैड। गॉड को जगाने में कोई प्रोग्रेस। पैट्रिक ने ब्लेसिड क्लाइन के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और अपनी कोशिशों और इंटेंशंस को हाफ ट्रूथफुली डिस्क्राइब किया। कई सवाल जवाब के बाद वॉटेक्स के दूसरी तरफ बैठा डेथ डोमेन एंजल हेटर को कोई शुभे नहीं हुई। वो कामली बोला, वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग इट, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। थोड़ा रुककर नॉनशलैंटली जोड़ा, मैं तुम्हें पहले एक असिस्टेंट भेजता हूं, एक सीक्वेंस 5 गेट कीपर जो तुम्हें करस्पॉन्डिंग टास्क्स कंप्लीट करने में मदद करेगा, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव करेगा। क्या ये वही बात है जो हिज एक्सेलेंसी क्लाइन ने कही थी कि टीचर तुमसे एट ईज नहीं है? टीचर सही में नहीं चाहता कि मैं गॉड का फेवर पाकर उसकी पोजीशन को थ्रेटन करूं। दिन रात क्लाइन की बातों से धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होता हुआ पैट्रिक ऐसे काइंड इंटेंशंस को रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ पोलाइटली जवाब दिया, यस टीचर। इतना कहते लिपिच ब्लैक वॉटेक्स अचानक खुल गया, एक मिस्टीरियस पैटर्न में बदल गया और कॉन्जर किया एक पेयर ऑफ इनडिस्क्राइबेबल डबल ब्रॉन्ज डोर्स। दरवाजा खुला, एक क्रैक वाइडन हुई। क्रैक के पीछे अंधेरा था और उस अंधेरे की गहराई में आंखें छिपी हुई लगती थीं जो साइलेंटली बाहर की तरफ देख रही थीं। तभी एक पाम दरवाजे के क्रैक पर आकर रख दी गई। उसकी स्किन रादर पेल थी, नीचे ब्लू ब्लड वेन्स दिख रही थीं। एक झटके से एक फिगर दरवाजे से बाहर कूद पड़ी। एक यंग टॉल आदमी, ब्लैक रोब विथ रेड लाइनिंग्स पहना हुआ, हुड अप किए हुए। उसके फेशियल फीचर्स जेंटल थे, स्किन स्लाइटली ब्राउन, सनन कॉन्टिनेंट ब्लड लाइन, रादर हैंडसम लेकिन अनीमिक लग रहा था। जमीन पर कदम रखकर उसने पैट्रिक ब्रायन की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर आसमान की तरफ उठी, होठ थोड़े से उठ गए, आंखें निचाकर उसने आह भरी। दिस इंटॉक्सिकेटिंग एटमॉस्फियर। ग्रे फॉग पर क्लाइन की रिएक्शन पैट्रिक से भी ज्यादा इंटेंस थी, क्योंकि ग्रे फॉग की ट्रू विजन से क्लाइन ने देखा कि नए गेटकीपर की अबनॉर्मैलिटी है। गेटकीपर के अंदर का अंडरवर्ल्ड अजीब तरीके से एक्सपैंड हो गया था, उसके हर हिस्से को कवर कर रहा था। और अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही सोल था, एक यंग हैंडसम सोल, रेड हेयर, फेस पर रॉटिंग के निशान, गिलाबेल्ला पर फ्लैग मार्क, ब्लैक ब्लड स्टेन्ड आर्मर पहना हुआ। क्लाइन को ये सोल अनजान नहीं था, उसने तुरंत पहचान लिया। रेड एंजल ईविल स्पिरिट, सॉरॉन आइनहॉर्न मेडिसी। ये फेलो फिर से बैकलैंड आ गया है और न्यूमिनस एपिस्कोपेट की आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के एंजल से वर्किंग रिलेशनशिप है। क्लाइन इंस्टिंक्टिवली रेड प्रीस्ट कार्ड निकाली, टायरेंट कार्ड एकोमोडेट की और सी गॉड सेप्टर समन करने लगा। वो रेड एंजल ईविल स्पिरिट को एक लाइटनिंग स्टॉर्म का जैप देना चाहता था, लेकिन थॉट्स रेस करते हुए उसने अपनी इंपल्स को रोका और ये सोच छोड़ दी, ऐसा करने से पैट्रिक ब्रायन की प्रॉब्लम एक्सपोज हो जाएगी और डेथ डोमेन का एंजल अंदाजा लगा लेगा कि आर्टिफिशियल डेथ के साथ कुछ हुआ है। ये एवरनाइट गॉडेस के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जो डेथ पाथवे की यूनिकनेस को कंट्रोल और डाइजेस्ट कर रही हैं। उसने जल्दी से ग्रे फॉग छोड़कर रियल वर्ल्ड वापस आना और अपने मैरियोनेट कोनस किलगॉर को सीक्रेटली क्लोथिंग फैक्ट्री से निकालकर टेलीपोर्ट कर दिया। वो ओरिजिनली सोच रहा था कि रिचुअल के बाद पैट्रिक ब्रायन के लिए शॉकिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा, कुछ प्रेपरेशंस भी किए थे। अब उसे छोड़ना पड़ा ताकि रेड एंजल ईविल स्पिरिट उसे डिस्कवर न कर ले। क्लोथिंग फैक्ट्री के अंदर यंग गेटकीपर ने अपना हुड और नीचे खींच लिया और थोड़ा सर घुमाकर फैक्ट्री से बाहर एक खास डायरेक्शन में देखा। वो वही जगह थी जहां क्लाइन का मैरियोनेट कोनस किलगॉर छिपा हुआ था, फैक्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर दूर। कुछ सेकंड्स तक गौर से देखने के बाद यंग गेटकीपर ने एक ऑब्वियस स्माइल दिखाया। जैसे ही पैट्रिक कुछ कहने वाला था, प्लान था कि वो टीचर के एनवॉय को हेज करे, उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई।
वो अजीब तरीके से घुमा और फैक्ट्री की दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखा। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर एक रूम के ग्लास विंडो के पीछे एक पेयर ऑफ इमोशनलेस ब्लैक आईज उन्हें घूरती हुई थीं। पैट्रिक की पलकें झिझकी और उसका जिस्म गायब हो गया। एक कोल्ड हवा चली, ग्लास विंडो साइलेंटली रॉट होकर गिर पड़ा काउंटलेस स्नोफ्लेक्स में। उस रूम में एक स्किनी पैट्रिक, ब्लैक रोब, थिन फेस उभरा। उसने देखा कि वो इमोशनलेस ब्लैक आईज का मालिक एक रफ मड डॉल था। किसने बनाया, कौन यहां ले आया? पैट्रिक ने कॉशियसली आसपास देखा, कोई कोना नहीं छोड़ा। जैसे ही उसकी नजर कॉरिडोर की तरफ घूमकर ग्लास विंडो की तरफ आई और उसका जिस्म टिल्टेड हुआ, मड डॉल की क्रूड ब्लैक आंखें अचानक घूम उठीं। फिर उसने हाथ उठाकर पैट्रिक की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। एक्शन आधा होते ही मड डॉल जैसे सपोर्ट खो बैठा और हर मोबिलिटी गायब हो गई। उसके सरफेस पर कई क्रैक्स आए और वो इंस्टेंटली टुकड़ों में टूट गया। पैट्रिक का जिस्म पहले ही गायब हो चुका था और वो कॉरिडोर में अपीयर हुआ कोलैप्स डॉल को देख रहा था, जैसे कोई सबसे पावरफुल एनिमी हो। उस वक्त वो सच में जंप स्केयर हो गया था। स्पिरिट से जुड़ी हैरोइंग चीजें अलग हैं, लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल स्पिरिट बॉडी का पपेट का अचानक जिंदा हो जाना भी क्वाइट स्कैरी था। मड डॉल चुपचाप पड़े रहे। पैट्रिक ने पेशेंटली थोड़ा वेट किया और कंफर्म किया कि अब कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है। उसने फिर से स्पिरिट वर्ल्ड से गुजारा किया और रिचुअल वाली जगह वापस आया। तब तक वो भारी पिच ब्लैक कास्केट कंप्लीटली डिके हो चुकी थी, जैसे सेंचुरीज या मिलेनिया दफनाई गई हो, और आसपास के अंडरवर्ल्ड बिलीवर्स स्लोली रिकवर हो रहे थे। पैट्रिक ने आसपास देखा, लेकिन टीचर का भेजा हुआ यंग गेटकीपर नहीं मिला। पता नहीं कब चला गया। क्या वो मुझे स्पाई करने नहीं आया था? डेथ पाथवे का डेमिगॉड कंफ्यूज था। मड डॉल की अबनॉर्मल डिस्कवरी को देखकर पैट्रिक ने देर नहीं की। उसने अपने फॉलोअर्स को जगाया, सीन क्लीन किया और सारे ट्रेसेस रिमूव किए। काम खत्म होते ही उसने एक आवाज सुनी, क्या ये क्लोथिंग फैक्ट्री तुम्हारी है? पैट्रिक का जिस्म इंस्टेंटली गायब होकर अपीयर हुआ उस शख्स के सामने जो बोल रहा था। वो था वही यंग गेटकीपर जो कहीं गया हुआ था। पैट्रिक, नहीं, भला अपनी ही फैक्ट्री में ऐसा काम करता? यंग गेटकीपर, नॉट टू स्टूपिड। हाँ, मैं सर हिलाकर। पैट्रिक की आंखें संकुची, गुस्सा दबाया। तुम कहाँ गए थे? यंग गेटकीपर ने चकल किया। कुछ फेमिलियर स्पॉट्स विजिट किए और एक फ्रेंड से मिला। हाय, रेड एंजल ईविल स्पिरिट वापस आ गया है और उसने फ्रेंड से मिला। कौन फ्रेंड? क्या वो क्लाइन के मैरियोनेट को नोटिस कर गया था? क्या वो पैट्रिक पर नजर रख रहा है? और क्या मड डॉल क्लाइन की तरफ से भेजा गया था? दोस्तों, आज का चैप्टर है सडन टर्न ऑफ इवेंट्स। और भाई, इवेंट्स की टर्निंग पॉइंट ऐसी आई जैसे कोई थंडरबोल्ट। तो जहां हमने छोड़ा था, क्लाइन गॉपस टेलीपोर्ट करके आया और तुरंत ऑल्टर सेट किया, डेथ को प्रे किया, एवनाइट गॉडेस से मदद मांगने के लिए। You are the essence of death. You are the Lord of the dead. You are the final home to all living beings. I pray for your help. I pray that you will know how to resolve the problem of the Red Angel evil spirit. He has possessed the body of a gatekeeper and is cooperating with the numinous episcopate's high priest, Hater. He has come to Backland and been made an assistant to Patrick Bryan. इस मामले में गॉडेस की मदद के सिवा कोई और चारा नहीं था। रेड एंजल को खुद से डील करना मुश्किल था, और अगर वो गायब हुआ तो हेटर को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, और अगर इग्नोर किया तो ये ईविल स्पिरिट जल्द ही पैट्रिक की अबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट कर लेगा। किसी भी तरह से डील करूं, प्रॉब्लम है। एंजल ऑफ वॉर है ही ऐसा। हिज आइडिया होगा शायद हेटर को। एक एक्सट्रीम आइडिया है, रेड एंजल को दूसरी चर्चेज या ऑर्गेनाइजेशन से मरवा दूं किसी और मामले में, बस गॉडेस का नाम ना आए। लेकिन डिफिकल्टी ये है कि कंस्पायरर डोमेन का एक्सपीरियंस्ड मेंबर कैसे ट्रैप में फंसाऊं। अगर गलत हैंडल किया तो मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। प्रेयर खत्म होने के बाद क्लाइन में एवनाइट गॉडेस के रिस्पॉन्स का इंतजार किया। 10 सेकंड्स बाद हर्बल ड्रैग्स जो डेटी को पसंद है, एक इनविजिबल हवा से उठकर टेबल पर आए और शब्द बनाए, हिज कमिंग स्पेल्स द रेजिंग ऑफ आर्म्स। उसके आने का मतलब है हथियार उठना। क्या मतलब है? क्लाइन को डेजावू हुआ। उसने इंटरप्रिटेशन की, किंग की वजह से लोएन वॉर की छांव में आ गया है, इसलिए रेड एंजल आ गया है। मतलब अब वॉर को रोकना शायद मुमकिन नहीं रहा। सीक्वेंस 1 तक पहुंचकर कोई सर्टेन फिनोमिना का सिंबल बन जाता है। इनविजिबल विंड रुकी और कोई और रेवलेशन नहीं आई। मतलब मुझे रेड एंजल से डील नहीं करना, या कोई और सोल्यूशन है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। क्लाइन ने गॉडेस पर भरोसा किया और छोड़ दिया। वैसे भी ये बहुत ट्रबलसम और डेंजरस था। उसने ड्रीम डिविनेशन की, बिजारो सॉसरर पोशन जल्द ही डाइजेस्ट करनी थी। सीन चेंज। फॉग सी पर एक स्टीम पावर्ड मर्चेंट शिप।
पायरेट्स ने कैप्टिव्स को डेक के किनारे बांध रखा है और उन्हें हाथों पैरों से समुंदर में फेंक रहे हैं। स्प्लैशिंग साउंड्स के बीच उनकी हंसी गूंज रही है। कैप्टिव्स क्लियर करने के बाद पायरेट्स ने गन्स और लैंटर्न्स उठाकर डेक पर आए ताकि देख सकें कि मारे जाने वाले कैसे स्ट्रगल करते हैं। लेकिन लाइट में डार्क ब्लू समुंदर शांत से लहराया, कोई नहीं दिखा। इतनी जल्दी डूब गए? एक पायरेट ने हैरानी से कहा। पायरेट लीडर ने भौएं चढ़ाईं और कुछ देर बाद बोला, शायद कोई सी मॉन्स्टर्स गुजरे थे और उन्होंने इन्हें खाना समझ लिया, जो हमसे लड़ने की हिम्मत की। परफेक्ट टाइमिंग, अगर इन्हें फीड कर दिया तो वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। उसने हाथ हिलाकर कहा, सब एंजॉय करो। एक्सपीरियंस्ड पायरेट है, स्ट्रेंज चीजें देखकर रीजन ढूंढने की कोशिश नहीं करता। पायरेट्स ने दारू पी, मीट खाया, गाना गाया और यंग फीमेल कैप्टिव्स के लिए लड़ाई की। लीडर ने एक ब्यूटीफुल पैसेंजर को कैप्टन्स रूम में ले जाकर रेवलरी शुरू की। आधी रात को टायर्ड लीडर ने राइट हैंड से कुछ कोल्ड छुआ। वो झटके से जाग उठा। क्रिम्सन मूनलाइट में उसने देखा उसकी गोदी में एक पीस ऑफ कोर्स वुड है। इसमें से ब्रांचेस विद ग्रीन लीव्स निकलकर उसे जैसे इंसान की तरह एम्ब्रेस कर रही हैं। लीडर ने वुड को धक्का दिया, बेड से कूदा और पीछे हट गया। क्या मैं इसके साथ था? उसके दिमाग में टेरर भर गया। उसने कपड़े पहने, फ्लिंटलॉक और कटलेस उठाए और रूम से बाहर निकल गया। बाहर ड्यूटी पर एक पायरेट था। कैसे हो? कान में क्या कह रहा है? पायरेट उसे डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा तो उसके सबॉर्डिनेट के मुंह और आसपास गोल्डन ग्रेन से भरे थे। उसकी जीभ पर भी घने क्लस्टर्स थे। लीडर की स्कैल्प टाइट हो गई, स्पाइन में ठंडक सी दौड़ गई। तभी सामने वाले रूम का दरवाजा खुला। एक पायरेट चिल्लाया, रोते हुए, ओ नो बॉस, मेरे वहां बहुत सारे मशरूम उगाए हैं। वो दौड़कर बाहर आया और आंख में इच महसूस की। हाथ उठाकर राइट आई रब की। जब उसने आंख रब की तो एक ग्रीन वाइन आंख के सॉकेट और आईबॉल के बीच से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसके एंड पर एक डार्क रेड ग्रेप था जिसके आसपास का फ्लैश ब्लर था। लीडर का जिस्म जकड़ रह गया। अजीब सी आवाज में पूछा, तुम लोगों को क्या मिला? आंख रब करता पायरेट बोला, एक पोल लाइक शैडो ने मुझे मारा। जीप पर वीट वाला बोला, वी। शायद वो V2 कहना चाहता था। लीडर की टांगें कांपने लगीं। वो इंस्टिंक्टिवली मुड़कर कैबिन से बाहर भागा। तभी उसने देखा एक लंबी वॉल जैसे पोल की शैडो तेजी से उसकी तरफ आई और उसे लैच मारकर गायब हो गई, जैसे सररियल नाइटमेयर हो। लीडर ने हाथ उठाकर ब्लॉक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपने आप को देखा, कुछ अलग नहीं लगा। थैंकफुली उसने आह भरी और तभी एक स्लाइटली मफल्ड आवाज आई, थैंकफुली। ये आवाज उसके अपने जिस्म से आ रही थी। लीडर की प्यूपल्स एक्सट्रीम तक फैल गईं। उसने कपड़े ऊपर खींचकर देखा। उसकी छाती पर 3 क्रैक्स थे, एक बड़ी, 2 छोटी। बड़ी क्रैक में 2 रोज ऑफ वाइट टीथ नीटली अरेंज थे। छोटी क्रैक्स में 2 लाइवली निम्बल आईबॉल्स एम्बेडेड थे। उसकी छाती पर एक मुंह और 2 आंखें थीं। अगले 15 मिनट में कुछ पायरेट्स पागल होकर कंपेनियंस को मारते रहे। कुछ अपनी शिप तक भाग गए, लेकिन वहां भी सब म्यूटेटेड दिखा तो डिस्पेयर में समुंदर में कूद गए। सब कुछ शांत हुआ तो सिर्फ 10 नॉर्मल पायरेट्स बचे, डेक और रूम्स में छुपे हुए। आसपास स्टेंच थी। फिर पैसेंजर्स कैबिन से बाहर आए, सीन देखकर डिसबिलीफ में, गॉड्स को थैंक किया या डम्बफाउंडेड अड़े रहे। सीन चेंज। बैकलैंड, सुबह। क्लाइन उठा, वॉश कर रहा था, कपड़े बदल रहा था। तभी बटलर वॉल्टर, जो लीव से वापस आया था, दरवाजे पर आया और बोला, सर, बिशप इलेक्ट्रा मिलने आए हैं। क्लाइन ने कहा, एक्टिविटी रूम में सिगार एंजॉय करने दो, मैं आता हूं। शायद गॉडेस का लेट रिस्पॉन्स है। लेकिन जल्द ही वॉल्टर वापस आया। सर, बिशप चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप सुबह सेंट सैमुअल कैथीड्रल जाएं। चर्च और गवर्नमेंट मिलकर एक एयर रेड ड्रिल करने वाले हैं। एयर रेड ड्रिल? क्लाइन ने भौएं चढ़ाईं। उसी वक्त उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर्ड हुई। उसने विंडो की तरफ देखा। हवा में रोज ऑफ डार्क ब्राउन कलर्ड एयरशिप्स नजदीक आ रहे थे। उन एयरशिप्स पर रेड, व्हाइट और येलो एम्ब्लम्स के स्लांटेड पैटर्न्स थे। फेसैक का फ्लैग। क्लाइन को अचानक समझ आया कि उसने क्या ओवरलुक किया था। वॉर शुरू करने वाला लोएन किंगडम नहीं हो सकता। एक एंशिएंट और हिडन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत हाई रैंकिंग मेंबर्स दूसरे कंट्रीज में भी होंगे, वरना वर्ल्ड सिचुएशन अफेक्ट नहीं कर सकते। हाय, फेसैक ने अटैक कर दिया। वॉर शुरू हो गया। क्या ये रेड एंजल के आने का मतलब था? क्या गॉडेस इसे रोक नहीं पाएंगी? और पायरेट्स के हॉरर स्टोरी का क्या हुआ? क्या वो लाइफ स्कैन का इफेक्ट था? दोस्तों, अगले चैप्टर का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपके शहर पर भी एयर रेड ड्रिल हो। दोस्तों, आज का चैप्टर है बैकलैंड इन केओस, और सही में पूरी सिटी केओस में है।
तो चलिए, पहले सीन सोनिया सी पर है। एल्गर विल्सन की शिप ब्लू अवेंजर फॉग में सेल कर रही है, लोवेन कोस्ट की तरफ। एल्गर आसमान में खड़ा है, वाइट फॉग को देख रहा है। अचानक उसने कुछ सिल्वरी वाइट लाइट देखी और दूर फॉग में एक बड़ी सेल दिखाई दी। एक मैसिव शिप साइलेंटली गुजरी और उसके पीछे और भी शिप्स, एक फ्लीट, फेसैक की सोनिया सी फ्लीट। सब मोबिलाइज हो गई हैं। किधर जा रही हैं? एल्गर ने सोनिया आइलैंड की तरफ देखा। उसने कनेक्ट किया। सोनिया आइलैंड दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेसैक ने इसे कॉन्कर कर लिया तो वो लोएन के नॉर्थ सेंट्रल पोर्ट्स पर अटैक कर सकता है, बैकलैंड तक। वॉर शुरू होने वाला है। सीन चेंज, बैकलैंड। फेसैक की एयरशिप्स नॉर्थ बरो से अंदर आ चुकी हैं। जब वो नजदीक आईं तो होली विंड कैथीड्रल ने प्रिकॉशंस लिए। हाउलिंग विंड जायंट ब्लूइश ब्लेड्स में बदली और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तरह एयरशिप्स की तरफ गई। लेकिन एयरशिप पर एक इनविजिबल लेयर ऑफ डिफेंस आ गया और उसने सब अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। फिर एयरशिप्स ने अपने गन्स, प्रोजेक्टाइल लॉन्चर्स, कैनन्स खोले और नीचे एम किए। बूम! एक्सप्लोजन्स हुईं। होली विंड कैथीड्रल ने हरिकेन क्रिएट किया, जिसमें एयरशिप्स बोट्स की तरह हिलने लगीं। तभी लीडिंग एयरशिप पर ब्लड एंड रस्ट लाइक बीम्स ऑफ लाइट चमके और सब एयरशिप्स को कनेक्ट कर दिया। फेसैक की फ्लीट हरिकेन में स्टेबल हो गई। ये वॉर बिशप की अथॉरिटी है। वॉर इज द आर्ट ऑफ गैदरिंग द मासेस। फेसैकियंस ने अटैक ब्लॉक किया और गैप यूज करते हुए बॉम्ब्स ड्रॉप किए। हरिकेन में बॉम्ब्स की ट्रेजेक्टरीज अनप्रिडिक्टेबल हो गई। बूम बूम एक्सप्लोजन्स हुई। ये फ्लीट बैकलैंड से गुजरी नहीं, नॉर्थ बरो से सीधा वेस्ट बरो गई, लोवेन किंगडम का पॉलिटिकल सेंटर। नॉर्थ बरो बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मेलिसा मोरेट्टी क्लाइन की बहन कैंपस में चली जा रही है। वॉल क्लॉक देखती है और स्पीड बढ़ाती है। उसे चांसलर मोमेंट के ऑफिस जाना है, मैकेनिकल लेबोरेटरी लॉन्च की तैयारी के लिए। वो खुश है। कैंपस लाइफ वंडरफुल लगती है। उसने स्क्वायर के बीच रखी स्टीम लोकोमोटिव को देखा। कई स्टूडेंट्स वहीं गैदर करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं। उसके होठ थोड़े से उठ गए। अचानक एक मेटालिक ग्रे ऑब्जेक्ट आसमान से गिरा और स्क्वायर के बीच ब्लास्ट हुआ। जमीन हिली। मेन टीचिंग बिल्डिंग की सारी खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। मेलिसा हवा के झटके से बची। काउंटलेस स्क्रीम्स, स्टूडेंट्स पैनिक में भागे। मेलिसा भी भागी। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। डस्ट सेटल हुआ। मेलिसा ने एक पेड़ के पीछे से देखा, जहां एक्सप्लोजन हुआ था। उसका एक्सप्रेशन जकड़ रह गया, आंखें ब्लैंक। स्टीम लोकोमोटिव का हेड पीसेस में बिखर चुका था, कंपोनेंट्स हर तरफ। आसपास के स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े हुए थे। बॉडीज इंटैक्ट नहीं थीं। कुछ खून से लथपथ, कुछ चार्ड, कुछ दर्द से मोन कर रहे थे। ये सीन एक अनरियलिस्टिक ऑयल पेंटिंग जैसा था। मेलिसा स्टेयर्ड ब्लैंकली। कार्टर, जो लड़का शिप इंजीनियर बनना चाहता था, अब उसकी आधी लोअर बॉडी बची थी। इंटेस्टाइन्स जमीन पर बिखरे हुए थे। यूडोरा, जो मशीनरी पढ़ती थी लेकिन पोएट्री पसंद करती थी, अब उसकी टांग बैडली म्यूटिलेटेड थी और वो हाफ कॉन्शियस मोन कर रही थी। चंद सेकंड्स में इन लोगों का फ्यूचर क्रूअली चेंज हो गया। जब टीचर्स रेस्क्यू और इवैक्यूएशन करने आए, तब मेलिसा होश में आई और टीचर्स के पास भागी। एक टीचर ने टेरर के बावजूद क्लियर वॉइस में कहा, 2 ग्रुप्स में बट जाओ। एक बैच लेबोरेटरीज जाए, दूसरा टिफनी कैथीड्रल। दोनों के पास अंडरग्राउंड एरिया है जहां छुपे सकते हो। उसने देखा स्टूडेंट्स टीचर से दूर नहीं जा रहे। जल्दी से कहा, डरो मत, एनिमी की एयरशिप वेस्ट बरो की तरफ मुड़ गई है, यहां कोई खतरा नहीं। उसके शब्दों के साथ साउथ वेस्ट से रंबलिंग एक्सप्लोजन्स आईं। वेस्ट बरो, किंगडम का पार्लियामेंट, वेरियस डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल हॉल्स। मेलिसा ने सोचा। उसकी आंखों में लाइट फ्लिकर की। उसने होंठ खासकर दबाए और टीचर को पीछे छोड़कर स्कूल गेट की तरफ दौड़ दी। शेल्टर्ड एरिया से गुजरती हुई मेलिसा स्ट्रीट्स पर आ गई, हेवीली पैंटिंग। आसपास देखा। उसने देखा सबवे एंट्रेंस। अंडरग्राउंड एरिया दैट यू कैन हाइड इन, टीचर ने कहा था। सबवे भी तो अंडरग्राउंड है। बॉम्बिंग अभी शुरू हुई है, सबवे शायद अभी भी चल रही होगी। मेलिसा सबवे एंट्रेंस की तरफ दौड़ लगाई। अंदर जाकर देखा, लोग उतने नहीं थे जितने सोचा था। ऑर्डिनरी लोग ऐसी सिचुएशंस में इमीडिएटली सबवे में छुपने सोचते नहीं। सबवे सही में चालू थी, टिकट चेक नहीं हो रहा था। मेलिसा थोड़ी देर वेट कर एंग्जाइटी से भरे चेहरे से दौड़ी। 3 स्टॉप्स के बाद सबवे किंग्स एवेन्यू पर रुकी। मेलिसा ने क्राउड को चीयर कर बाहर निकला। उसने स्टैमिना रिकवर कर ली थी।
वो स्टेयर से ऊपर भागी, सरफेस पर पहुंची। जो कुछ भी दिख रहा था केओस। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थीं, स्कारलेट फ्लेम्स, ब्रोकन लिम्स, ब्लड, डेड बॉडीज, क्राइज, स्क्रीम्स, ऑर्डर्स। मेलिसा और भी एंग्शियस हो गई। वो किंगडम के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाली बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन एरिया ऑलरेडी सील हो चुका था। खिड़कियां टूटी हुईं, वॉल्स पर बुलेट होल्स, एक्सप्लोजन के निशान। मेलिसा अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोल्जर्स ने उसे रोका। उसकी एंग्जाइटी बढ़ गई, आंखें लाल हो गई। तभी उसने एक फेमिलियर फिगर देखा, बेंसन, उसका भाई, ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, बिना टोपी के। बेंसन ने मेलिसा को देखा, तुरंत दौड़कर आया, एंग्शियस और एंग्री दिख रहा था। चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रही हो? अंडरग्राउंड क्यों नहीं छुपी? मैं यहां सेफ हूं, जल्दी मेरे साथ आओ। तुम भी तो अंडरग्राउंड नहीं गए? मेलिसा, जिसे कभी भाई ने ऐसे नहीं डांटा था, इंस्टिंक्टिवली रिटॉर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसकी नजर ऑलरेडी ब्लरी हो गई थी। बेंसन ने चिल्लाने के बाद गहरा सांस लिया और टोन सॉफ्टन किया। अच्छा है कि तुम सेफ हो, जल्दी स्ट्रीट्स पर मत घूमो। बेंसन की बातें सुनकर मेलिसा का पैनिक और कंसर्न ठंडा पड़ गया। उस वक्त उसे लगा कि अगर वो मर भी जाए तो इतना डरावना नहीं होगा, क्योंकि घर पर अकेले नहीं बचेगी। तभी एक बॉम्ब हरिकेन से उड़कर उनके एरिया की तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक बॉम्ब की डायरेक्शन चेंज हो गई और हॉरिजॉन्टल उड़ गया। बूम! मिड एयर में एक्सप्लोड हुआ। सिर्फ हवा का झटका आया। हाय, बॉम्ब चेंज किसने किया? कोई बियॉन्डर? क्या बेंसन या मेलिसा सेफ रहेंगे? और बैकलैंड का क्या होगा? दोस्तों, आज का चैप्टर है द पीपल इन वॉर। और भाई, अब हम देखेंगे कि आम लोगों पर इस वॉर का क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए, पहले सीन है चर्वुड बोरो, 17 मिन्स्क स्ट्रीट। बिल्डिंग की फीमेल ओनर स्टेलिन सैमर और उसकी मेड सर्वेंट्स दूर से आने वाली एक्सप्लोजन सुनकर डर से रूम के एक कोने में छुप गई हैं। जमीन कांप रही है। जब टेरिफाइंग कमोशन थोड़ी कम हुई, तब स्टेलिन ने अपना जिस्म सीधा किया और लेफ्ट राइट देखा। अनयूजुअली स्ट्रेन्ड माइंड के साथ पूछा, आखिर हुआ क्या? दोनों मेड सर्वेंट्स ने साइमल्टेनियसली सर हिला दिया। वो भी एट अ लॉस और अफ्रेड थीं। वो कोने से बाहर आई और इंस्टिंक्टिवली चाहती थी कि नेबर्स से बात करे, लेकिन डर था कि फिर अटैक हो, इसलिए लिविंग रूम में पेस करने लगी। चंद मिनटों बाद उसने दरवाज़ा खुलते हुए सुना। उसने मुड़कर देखा, उसका हस्बैंड ल्यूक सैमर अपने वैले के साथ वापस आया। तुम ऑफिस नहीं गए? स्टेलिन ने सबकॉन्शियसली पूछा। स्टाउट ल्यूक ने सॉलिमली जवाब दिया, मैं आसपास से गुजर रहा था, तुरंत वापस आया। जल्दी कोट पहनो, अभी कैथीड्रल चलो। हुआ क्या? हुआ क्या? स्टेलिन ने फिर पूछा। ल्यूक आगे बढ़कर बोला, फेसैक की एयरशिप्स बैकलैंड को बॉम्ब कर रही हैं। कैसे? कैसे हो सकता है? स्टेलिन की आंखें फैल गईं, डिसबिलीफ। अब इस पर बात करने का वक्त नहीं, जो भी हुआ हो गया, हमें अभी कैथीड्रल जाना होगा। ल्यूक ने वाइफ को हक दिया। ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे ख्याल से वो एयरशिप्स यहां नहीं आ रही। ठीक है, स्टेलिन पैनिक में बोली। जब मेड कोट लाई तो स्टेलिन ने इंस्टिंक्टिवली बोली, बच्चों का क्या? ल्यूक कामली बोला, वो चर्च के स्कूल में हैं, उनके लिए लोग अरेंजमेंट करेंगे, हमारे पास उन तक पहुंचने का टाइम नहीं। ठीक है, स्टेलिन ने प्रेयर जेस्चर बनाया, अपने डीटी से प्रोटेक्शन मांगी। दोनों अपने मेल फीमेल सर्वेंट्स के साथ घर से निकले और स्ट्रीट के दूसरे एंड की तरफ चले। यूनिट 58 से गुजरते वक्त स्टेलिन ने एक ग्लांस मारा और विस्पर्स में कहा, पहले मैं लॉयर जर्गन पर हंसी थी, कह रही थी कि मिसेस डोरिस की एलिमेंट्स के चक्कर में उन्होंने बैकलैंड की अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी। अब मुझे उनसे एनवी हो रहा है। ल्यूक ने उसकी तरफ ग्लांस मारा। ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तेज चलते हुए स्टेलिन नहीं रोक पाई। ल्यूक, क्या हम बैकलैंड से भाग रहे हैं? नहीं, जरूरत नहीं, ल्यूक सैमर ने फर्मली जवाब दिया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बैकलैंड किंगडम की कैपिटल है, इसलिए सबसे वेल डिफेंडेड एरिया है। इस बार ओवरसाइट थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। अगली बार फेसाकियंस को चांस नहीं मिलेगा। किंगडम की मिलिट्री नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स में सबसे स्ट्रांग है। फेसाकियंस को सबक सिखाया जाएगा। वो दोबारा बैकलैंड इन्वेड नहीं कर सकते। इसके बाद बैकलैंड डेफिनेटली सेफेस्ट जगह होगी। समझ गई। स्टेलिन को लगा कि हस्बैंड की बात में सेंस है और वो उसे मानने को तैयार थी। ल्यूक चुप हो गया, फिर चंद सेकंड्स बाद बोला, लेकिन हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी चाहिए। जब चर्च अनाउंस करे कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, तब तुरंत बच्चे लाने हैं और ज्यादा फूड खरीदना होगा, जितना हो सके उतना। सीन चेंज, बैकलैंड ब्रिज एरिया, एक पब्लिक स्कूल। डिस्टेंस की वजह से डेजी और उसके क्लासमेट्स को नॉर्थ वेस्ट बोरो में हुआ कुछ नहीं पता चला, ना ही हिल्स्टन से चर्वुड तक फैला केओस महसूस हुआ।
लेकिन टीचर्स फिर भी आए और उन्हें लाइन लगवाकर नियरेस्ट कैथीड्रल ले जाने लगे। इससे डेजी को ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड याद आया। तब भी उन्हें स्कूल के बगल वाले कैथीड्रल में छुपना पड़ा था। क्या फिर ऐसी ही कोई डिजास्टर आ गई? डेजी के दिल का ट्रॉमा जाग उठा। वो थोड़ा कांप उठी। इंटेंस सैडनेस और एंगर महसूस हुई। दूर से जाते हुए उसने टीचर की तरफ मुड़कर पूछ बैठी, क्या ये फिर कोई डिजास्टर है? शायद। टीचर को डिटेल्स नहीं पता, टेलीग्राम से ऑर्डर्स आए थे। डेजी ने स्लाइटली ईथरियल वॉइस में पूछा, क्या ऐसी डिजास्टर हर साल आती है या एक से ज्यादा भी? टीचर ने उस पर पिटी से देखा और सर हिला दिया। सारी डिफिकल्टीज गुजर जाएंगी, गॉड सबकी रक्षा करेंगे। डेजी ने उसका टाइम वेस्ट नहीं किया और ब्लैंकली क्राउड के साथ नियरेस्ट कैथीड्रल चली गई। नॉर्थ बोरो, 22 फेल्प स्ट्रीट, लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन। एक्सप्लोजन सुनकर ऑड्री ने पहला काम किया, अपने ड्रैगन स्केल्स कंसील किए और विंडो की तरफ दौड़ी। फेसैक फ्लैग वाली एयरशिप्स देखकर बॉम्ब्स हरिकेन से उड़कर दूर फेंके जा रहे थे, या जमीन पर गिरकर एक्सप्लोड हो रहे थे, या स्पिरिट वर्ल्ड में गायब हो रहे थे। उसके दिमाग में ख्याल आया, द वर्ल्ड, गिरमन स्पैरो के शब्द और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का मिशन। उसने रियलाइजेशन किया, वॉर सही में शुरू हो गया है। उसने तुरंत मुड़कर सूजी, एनी और बाकी लोगों से कहा, जल्दी से सेंट सैमुअल कैथीड्रल में छुप जाओ। ऑड्री को एयर रेड डील करने का तरीका नहीं आता, लेकिन चाइल्डहुड एजुकेशन ने सिखाया था कि डेंजर में कैथीड्रल जाना है। असल में वो एम्प्रेस बोरो भागकर माँ की प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन एनी और बाकी सर्वेंट्स ऑर्डिनरी लोग हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, क्राइसिस हैंडल करने की एबिलिटी नहीं। इसलिए उसने उनकी देखभाल की और उन्हें कैथीड्रल तक साथ ले गई। रास्ते में कोई डेंजर आए उसके लिए उसने हैंड ऑफ हॉरर और लाई पहनने का प्लान किया। एक तरफ बुलेट्स की ट्रेजेक्ट्री को डिस्टॉर्ट कर सके, दूसरी तरफ फ्लेम्स कंट्रोल करके बॉम्ब स्टनर कर सके। स्पेक्टेटर पाथवे की पावर्स लॉन्ग रेंज अटैक्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। छुप छुपकर अपने लोगों की प्रोटेक्शन करते हुए वो सेंट सैमुअल कैथीड्रल पहुंच गई और कुछ बिशप्स और प्रीस्ट्स उससे मिलने आए। एक बिशप ने उसे साइड में ले जाकर समझाया, मिस ऑड्री, अर्ल वाइफ और लॉर्ड हिबर्ट की फिक्र मत करो, उनकी प्रोटेक्शन है। ऐसी एयर रेड उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकती, और आप जानती हैं कि आपके घर का बेसमेंट कितना ग्रैंड और स्ट्रांग है। ऑड्री ने फिशनेट ग्लव्स उतारे और बिशप की बात मानी। घर जाने की अब जल्दी नहीं, उसने पूछा, अभी सिचुएशन क्या है? फेसैकियंस के 2 एयरशिप्स खो चुके हैं और वो वेस्ट बोरो की तरफ चले गए हैं। फिक्र मत करो, सारी डिफेंसेस मस्टर कर ली गई हैं, अब ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। सिंपल एक्सचेंज के बाद बिशप ऑड्री के ग्रुप को कैथीड्रल के अंडरग्राउंड एरिया में ले गया और उसके नीचे नाइट हाउक्स एक्टिव थे। 160 बॉकलैंड स्ट्रीट, बटलर वॉल्टर और सर्वेंट्स एक अंडरग्राउंड एरिया यानी वाइन सेलर में छुपे हुए थे। ड्वेन डांटेस के ऑर्डर्स पर जेंटलमैन अपने वैले के साथ बिशप इलेक्ट्रा को ढूंढने निकले थे। कुछ देर बाद वॉल्टर ने दरवाजा खटखटाने सुना, पीप होल से कंफर्म किया कि एम्प्लॉयर वापस आया है। क्लाइन ने आकर सर्वे किया और कहा, अब रेड्स नहीं है, लेकिन बेहतर है कि सेंट सैमुअल कैथीड्रल में थोड़े टाइम के लिए छुप जाओ। यस सर, वॉल्टर ने सर्वेंट्स की तरफ से जवाब दिया। फिर पूछा, और उसके बाद? क्वालिफाइड बटलर होने के नाते वॉल्टर न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, टेंस सिचुएशन समझता था, एक्सप्लोजन्स के बाद वॉर ब्रेक होने का अंदाजा लगा लिया था। क्लाइन ने सोचकर कहा, जब चर्च सिचुएशन वेरीफाई कर ले तब हम मेगर मैनर जाएंगे, तुम अपनी फैमिली भी ले आना। किसी भी हाल में किंगडम की कैपिटल रिलेटिवली सेफ जगह है और कैपिटल की पेरिफेरी पर मैनर एयर रेड्स का टारगेट नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मेगर मैनर में सफिशिएंट फूड है और वाइन की बड़ी सप्लाई है। वॉर लंबा भी चला गया तो भूखे नहीं मरेंगे। एम्प्लॉयर की बातें सुनकर जो सर्वेंट्स की फैमिलीज थीं, उनके चेहरों पर डिलाइट दिखाई दिया। फियर का पेल लुक दूर हो गया। वॉल्टर ने डायरेक्टली शुक्रिया अदा किया। उसने डिलिबरेशन से कहा, ज्यादा फूड खरीद सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस में कोई एक्सेसिव नहीं कहेगा, और शायद बैकलैंड के आसपास अटैक न हो, लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी नहीं, शहर से बाहर मैनर पर गार्ड रखना होगा। क्लाइन में हाँ कही, मैंने ये भी सोचा है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ड और मिलिट्री पर्सनल से बात करके कुछ डीकमीशन्ड वेपन्स और बुलेट्स खरीदूंगा, तुम प्रैक्टिस करना। वैसे इस पीरियड में एन्यूनी और मैं सिचुएशन के हिसाब से बैकलैंड वापस आकर कुछ मैटर्स हैंडल कर लेंगे। अगर कुछ मिस हो गया तो बाद में पूरा कर लेंगे। फूड खरीदने से मना नहीं किया ताकि अगर फैमिन आई तो उन्हें बचा सके। प्रोसीजर्स डिस्कस करने के बाद ड्वेन डांटेस के रेजिडेंस के सब लोग लगेज पैक किए, वैल्यूएबल्स लिए और एम्प्लॉयर के साथ सेंट सैमुअल कैथीड्रल पहुंचकर अंडरग्राउंड आ गए। एक ही नज़र में क्लाइन ने देखा ऑड्री लोगों के बीच चल रही थी, उनके मूड्स को प्लेकेट कर रही थी। उसने उसे स्माइल करके सर हिलाकर सलाम किया। ऑड्री ने ड्वेन डांटेस को देखा और उसके एटीट्यूड से कंफर्म किया कि कुछ बड़ा नहीं हुआ।
ईस्ट बोरो के बॉर्डर्स पर फॉर्स और एक्सियो का नया घर। फॉर्स नेचुरली जागकर बेडरूम से बाहर आई, लंच बनाने लगी। आसपास देखा, एक्सियो जो सुबह ही बाहर गई थी, चेयर पर बैठी न्यूज़पेपर्स फ्लिप कर रही थी। क्या हुआ? फॉर्स ने ब्लैंकली पूछा। एक्सियो ने भौएं चढ़ाईं। फेसाकियंस ने एयर रेड्स किए हैं, नॉर्थ और वेस्ट बोरो को बॉम्ब किया है। क्या? फॉर्स ने पहले तो ब्लर्ट आउट किया, फिर टैरो क्लब की बातें याद आईं। तभी बाहर से पेपर बॉय की आवाज आई। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, किंगडम डिक्लेयर्स वॉर ऑन फेसैक। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, किंगडम डिक्लेयर्स वॉर ऑन फेसैक। दोस्तों, आज का चैप्टर है स्क्रूटिनाइजिंग द सिचुएशन। और भाई, अब सिचुएशन को स्क्रूटिनाइज करते हुए क्लाइंट को खतरे की स्मेल आ रही है। तो सीन है एक हॉर्स कैरेज में, मेगर मैनर से बैकलैंड जाते वक्त। पेपर बॉय की आवाज आती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, द किंगडम डिक्लेयर्स वॉर ऑन फेसैक। क्लाइंट ने साई लिया। वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, लेकिन वॉर सही में शुरू हो गया। उसने डिप्रेशन महसूस की। उसने लोएन किंगडम की सिचुएशन को स्क्रूटिनाइज किया। सोनिया आइलैंड का ग्रज, कॉलोनीज के राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट, पिछली वॉर की हार, पॉलिटिकल करप्शन से रिसेशन, ग्रेन एक्ट रिपील के बाद फॉरेन फूड इंपोर्ट से फार्मर्स बैंकरप्ट, लोअर क्लास की एब्जेक्ट कंडीशंस, रिच पुअर डिवाइड, मिडिल क्लास का ब्लाइंड कॉन्फिडेंस, हाई सोसाइटी में पॉलिटिकल फैक्शंस का फ्रैक्चर। किंग और उसके फैक्शन को चाहिए लार्ज स्केल वॉर। इन सब फैक्टर्स से लोएन का वॉर शुरू करना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। रियलिटी इज द बेस्ट ऑथर। और फेसैक क्यों शुरू किया वॉर? क्या उनकी भी क्लासेस का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया? हमें पता नहीं। उन्होंने ईस्ट बालम वॉर जीती है, कॉलोनीज के राइट्स मिले हैं, लोएन से ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। लेकिन रॉयल फैमिली, आइनहॉर्न फैमिली रेड प्रीस्ट पाथवे कंट्रोल करती है। उन्हें वॉर चाहिए। लेकिन चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट ने क्यों नहीं रोका? वो ऑर्थोडॉक्स डेटी अलायंस का मेंबर है। अमोन के भाई को सीक्वेंस 0 तक पहुंचाने में हेल्प करने का मोटिवेशन नहीं है। तभी एक थ्योरी आई। क्या अमोन के भाई ने देखा कि गॉडेस ने डेथ पाथवे की यूनिकनेस ले ली है और वो क्रिटिकल स्टेज में है? इसलिए उसने ये इन्फॉर्मेशन गॉड ऑफ कॉम्बैट को दी। और गॉड ऑफ कॉम्बैट गॉडेस का नेबरिंग पाथवे है, इसलिए वो इग्नोर नहीं कर सकता, इंटेंस रिस्पॉन्स करेगा। या फिर आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन का एंजल हाइटर, जिसे रेड एंजल ईविल स्पिरिट मेडिसी ने वॉर्न किया, उसने अबनॉर्मैलिटीज पहले ही डिस्कवर कर ली हों। एक तरफ प्रोब सेट किया, दूसरी तरफ गॉड ऑफ कॉम्बैट को इन्वॉल्व किया, सिचुएशन को और क्योटिक बनाया। रेड एंजल ईविल स्पिरिट सही में वॉर का सिंबल है। अगर ऐसा है तो फेसैक का वॉर इनएविटेबल है और डेथ पाथवे की यूनिकनेस का मामला कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। क्रिटिकल मोमेंट पर गॉड ऑफ कॉम्बैट डिसेंड कर सकता है और फोर्थ एपॉक के बाद पहली बार बैटल ऑफ गॉड्स हो सकती है। फेसैक की एयरशिप फ्लीट स्टेल्थिली कैसे आई? वेदर वॉरलॉक की प्रोटेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं था। फिफ्थ एपॉक से ऐसे लेवल के बियॉन्डर्स कम वॉर्स में इन्वॉल्व हुए हैं। वेदर वॉरलॉक का इन्वॉल्वमेंट मतलब यही है वो बैटल जो पूरी दुनिया को झकझोर देगी। हर लेवल की लड़ाई होगी। क्या अमोन का भाई यही चाहता है? लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, इटर्नल ब्लेजिंग सन, अर्थ मदर, गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, सबको अपना स्टैंस लेना होगा। 2000 साल से सप्रेस किए गए कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट हो जाएंगे। अर्थ मदर जायंट्स को पसंद करती है। फेन पॉटर किंगडम का लोएन इंटिस से बोन डीप ग्रज है। वो फेसैक के साथ अलायंस बनाकर साउथ से नॉर्थ अटैक कर सकता है। लेकिन लेनबर्ग, चर्च ऑफ नॉलेज बीच में है, वो रोकेंगे। डेसी बे पर भी असर पड़ेगा। क्लाइंट ने जितना सोचा उतना उसको लगा कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का सिचुएशन अब नॉर्मली केओटिक हो जाएगा और उसके बस की बात नहीं कि उसे रोक सके। सीक्वेंस 4 डेमीगॉड होने के बावजूद इस टाइड ऑफ टाइम्स में, इस बैटल ऑफ गॉड्स में कोई मेजर इंपैक्ट या की इन्फ्लुएंस देने की उसकी औकात नहीं। खुद को और अपनों को बचा पाना ही बड़ी बात होगी। पहले जब फेसैक ने अटैक किया तो उसने पहला काम किया, वॉल्टर और सर्वेंट्स को वाइन सेलर में छुपाया, फिर टेलीपोर्टेड टू बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बॉम्ब ऑलरेडी गिर चुका था, कुछ मारे गए थे, कुछ इंजर्ड थे। खुशकिस्मती से मेलिसा एक्सप्लोजन के विसिनिटी में नहीं थी। जब मेलिसा और बेंसन मिले तब तक फेसैक की एयरशिप्स बैकलैंड से रिट्रीट हो चुकी थी। तभी वो डांटेस के रेजिडेंस वापस आया। क्लाइंट ने साय ऑफ रिलीफ लिया। उसने विंडो से बाहर देखा, लोगों के चेहरों पर हॉरर, ब्लैंक एक्सप्रेशंस, पैनिक था। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। उन्हें पीस टूटने का एहसास था। फ्यूचर कियोटिक और डेंजरस लग रहा था। उसने अपने वैले एन्यूनी यानी कोनास की तरफ देखा, जो समवॉट एट अ लॉस था।
उसने हाफ स्माइल दिया, टेम्पल्स रब किए और डिप्रेस्ड फीलिंग्स वाइप किए। सोचा कि वो क्या कर सकता है। इस एक्सपीरियंस के बाद किंग्स फैक्शन को वॉर मिल गया। पूरे लो एंड कोलैप्स होने तक फेसैक का बैकलैंड इन्वेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बेंसन और मेलिसा के लिए यहां सेफ है। सबसे वरिसम है फूड की कमी और असैसिनेशंस। असैसिनेशंस की टेंशन नहीं, मेलिसा बेंसन का लेवल इंपॉर्टेंट टारगेट से दूर है। पोर्टलैंड मोमेंट्स की रिसर्च लेबोरेटरी अभी स्टैब्लिश हुई है, कोई रिजल्ट्स नहीं है, टारगेट नहीं बनेगा। फूड की कमी में मैं मिस ऑड्री के जरिए हेल्प कर सकता हूं। सेक्रेड कैथीड्रल का विंटर काउंटी फेसैक के सामने फ्रंट लाइन है। मैम आरियाना मिलिट्री की मदद के लिए वापस गई होंगी या कोस्ट प्रोटेक्ट करने। बैकलैंड की डिफेंसेस सफिशिएंट हैं। रॉयल फैमिली के पास ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स और एंजल्स हैं। चर्चेस के पास हिडन ट्रिक्स हैं। इस केस में मेरा ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट गया। सिर्फ चर्च से थोड़ी हेल्प और सील्ड आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं। पहले मुझे रेड एंजल ईविल स्पिरिट की फिक्र नहीं थी, अब इस पर गार्ड रखना होगा। पैट्रिक ब्रायन जानता है कि ड्वेन डांटेस इज इक्वल टू गर्मन स्पैरो इज इक्वल टू डेथ का ब्लेसेड। मैंने जानकर ये इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि सस्पिशन मिस्टर अजीक पर जाए, लेकिन अब इसका मतलब है कि रेड एंजल ईविल स्पिरिट को भी ये इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। रेड एंजल ईविल स्पिरिट का लेवल हाई है, लेकिन एक्चुअल स्टैंडर्ड एंजल तक रिकवर नहीं हुआ। मेरे और उसके बीच कोई इररिकंसाइलेबल फ्यूड नहीं, न ही मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो उसे चाहिए। अगर उसे पता भी गया तो डायरेक्टली मुझे डील करने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन डायरेक्टली अटैक के अलावा क्या हार्म हो सकता है? क्या वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कोई कॉन्स्पिरेसी सेट करेगा या इंटेलिजेंस बेचेगा किसी को जिनको जरूरत है? कौन सी कॉन्स्पिरेसी, किसको चाहिए? क्लाइंट के दिमाग में कई थॉट्स और नाम आए, लेकिन वो क्विकली एलिमिनेट हो गए। अमोन का भाई एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस, रेड एंजल ईविल स्पिरिट पास्ट एक्शंस के हिसाब से अभी रोज रिडेम्पशन से कांटेक्ट नहीं करेगा, और अमोन का भाई मेडिसी का स्वॉन एनिमी है। अचानक एक नाम उसके जहन में आया, ज़ारातुल, सीक्रेट ऑर्डर का लीडर, सीक्वेंस 1 सीयर पाथवे एंजल, जो पागल होने के बाद नॉर्मल वापस आ गया। अरोड्स के फीडबैक के मुताबिक ये पावरफुल और कंसील्ड एग्जिस्टेंस अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़कर गायब हो गया है, वेयरअबाउट्स अननोन। पहले क्लाइंट सोच रहा था कि क्या वो लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस की वजह से बैकलैंड आ गया है। मेडिसी और ज़रातुल ज़ोरोस्ट फैमिलीज सोलोमन एम्पायर के अंडर थे। फ्रेंडली ना सही, फेमिलियर तो होंगे ही। फॉगी टाउन में ज़रातुल गर्मन स्पैरो से मिला था। अगर उसे कुछ परस्यू करना है तो वो क्रेजी एडवेंचरर के पीछे जरूर लगेगा। एक ही पल में क्लाइंट को याद आया शैरन और सैंग्विन की जॉइंट ऑपरेशन की फेलियर। रोज स्कूल ऑफ थॉट भी गर्मन स्पैरो को ढूंढ रहा है। क्या ज़ारातुल जो कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूज लेता है उनके साथ काम करेगा? तब ऑपरेशन ब्रिंक ऑफ सक्सेस थी। बैकलैंड का रोज स्कूल ऑफ थॉट पर्सन इंचार्ज अचानक चला गया। लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम नोटिस किया। सैंग्विन ने सील्ड आर्टिफैक्ट दिया था। ऐसी फेलियर होनी अनलाइकली थी। सैंग्विन ड्यूक भी पजल्ड था। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस 1 सीयर पाथवे एंजल की परसेप्टिव इंट्यूशन काम आई हो, ये परफेक्ट एक्सप्लेन करेगा। क्या तब ज़ारातुल रोज स्कूल ऑफ थॉट के बैकलैंड पर्सन इंचार्ज के सामने बैठा था? रोज स्कूल ऑफ थॉट पैनिक में रिट्रीट किया और डेलिबरेटली एक डॉल छोड़कर मूनलाइट क्रिएट किया ताकि ज़ारातुल की एग्जिस्टेंस कवर हो। और गर्मन स्पैरो का डेथ काउंसिल से रिश्ता सीक्रेट नहीं है। क्या ज़ारातुल अपने सारे मैरियोनेट्स फैलाकर बैकलैंड में डेथ की पावर सेंस कर रहा होगा? क्या जब पैट्रिक ब्रायन रिचुअल्स कर रहा था तब ज़ारातुल का मैरियोनेट उसे देख रहा था? अगर रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने इंटेलिजेंस ज़ारातुल को बेच दी तो क्या मैं ऐसी कियोटिक सिचुएशन में बॉकलैंड स्ट्रीट वापस जाकर खुद को सरेंडर कर रहा हूं? क्लाइंट की प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो गईं। उसने तुरंत कोचमैन से कहा, यहीं रुको, मुझे कुछ और सेटल करना है। उसने एक्सट्रीम टेंशन महसूस की। डर था कि कोचमैन जवाब नहीं देगा और चलता रहेगा। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हॉर्स कैरेज रुकी और क्लाइन अपने वैले एन्यूनी के साथ एक छोटी सी एली की तरफ चला। उसने तुरंत फिंगर स्नैप की और स्कारलेट फ्लेम्स अपनी पॉकेट से निकालकर अपने आप और मैरियोनेट को घेर लिया। फ्लेमिंग जंप यूज करके वो सेंट सैमुअल कैथीड्रल पहुंचना चाहता था इन अ कंसील्ड मैनर, लेकिन एक लीप कंप्लीट होते ही फ्लेम्स उसकी सेंसेस में अचानक गायब हो गईं, सब की सब। उसके सामने एक स्पेशियस लिविंग रूम था। एक ऑर्डिनरी रिक्लाइनिंग चेयर पर एक टॉल और थिन आदमी बैठा था। यंग, सदर्न ब्लड, रादर हैंडसम, थोड़ा एनीमिक। रेड एंजल, सौरॉन आइनहॉर्न मेडिसी। ये रेड एंजल अपने हाथों में एक स्कारलेट रेड फ्लेम्स की बॉल से खेल रहा था
और उसके होंठ उठ गए। यू एक्चुअली सेंस्ड इट अर्लियर देन आई एक्सपेक्टेड, यूजिंग फ्लेमिंग जंप इन फ्रंट ऑफ मी। हाय, रेड एंजल ने ट्रैप लगाया और अब क्लाइन उसके सामने है। क्या होगा अब? क्या ज़ारातुल भी आसपास है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? दोस्तों, आज का चैप्टर है अ सिंपल इन्फरेंस। और भाई, इन्फरेंस तो सिंपल है, लेकिन जो राज खुला है वो बहुत बड़ा है। तो जहां हमने छोड़ा था, क्लाइन रेड एंजल इविल स्पिरिट साउरॉन आइनहॉर्न मेडिसी के सामने था। उसने देखते ही टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड यूजुअल से अलग था। ट्रांसपेरेंट क्रीचर्स आयरन ब्लड कलर में रंगे हुए, थिक स्मोक और ऊपर इन्फिनिट नॉलेज वाली 7 रेज ऑफ लाइट हिडन थी। टेलीपोर्ट मुश्किल था। रेड एंजल इविल स्पिरिट चकल किया। क्या डर रहे हो, ज़ेराथुल? क्लाइन ने आसपास देखा, कुछ अलग नहीं लगा। रेड एंजल ने उस अनोइंग स्माइल के साथ ऑपोजिट सोफा की तरफ इशारा किया। अगर मैंने ज़ेराथुल को बताया होता कि ड्वेन डैंटेस इक्वल्स गर्मन स्पैरो है और तुम सुबह 16 बोकलैंड स्ट्रीट वापस आने वाले हो, तो वाइन सेलर में तुम्हारे बटलर और सर्वेंट्स हम लेफ्ट टू ड्राई एज की तरह लटके हुए मिलते, लेकिन तुम्हें वार्मली वेलकम करते। बैठो। ऐसी सिचुएशन में पहले मेरी बात सुनना बुरा नहीं है। क्लाइन ने उस सीन का तसव्वुर किया। उसके बालों को खड़े होने का एहसास हुआ। उसने गार्ड अप रखा और अपने मैरियोनेट कोनास किलगॉर, जो ड्वेन डैंटेस की शक्ल में था, सोफा पर बिठा दिया और खुद वैलेट इनुनी की तरह साइड पर खड़ा रहा। उसने अननोइंगली प्लेसेस स्वॉप कर ली थीं और अपीयरेंसेस चेंज कर ली थीं। शायद तुमने ये इन्फॉर्मेशन अभी पैट्रिक ब्रायन से जानी है और अभी तक ज़ेराथुल को बताई ही नहीं, क्लाइन ने मैरियोनेट से रिटॉर्ट किया। उसको समझ आया, ज़ेराथुल सही में बैकलैंड आ गया है। एक कंप्लीट अनरिस्ट्रिक्टेड टेरिफाइंग बिजार सीक्वेंस 1 एंजल। रेड एंजल ने वैलेट और मास्टर की तरफ नज़र डाली और मुस्कुरा दिया। मैं 15 मिनट में पैट्रिक जैसे फूल से जो जानना चाहता हूं वो ले सकता हूं, और रिचुअल को पूरी रात और एक सुबह गुजर चुकी है। तुम और मिस मैसेंजर में कुछ कॉमन है। क्लाइन ने मैरियोनेट की भौहें उठाईं। और फिर रेड एंजल ने रिक्लाइनिंग चेयर हिलाई। क्या तुमने सुना है कि जब तुम कोई बियॉन्डर पाथवे चूज करते हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स और एनिमीज डिटर्मिन हो जाते हैं? हम फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन एनिमीज भी नहीं। हालांकि तुमसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, लेकिन किसी को भी ग्रेट लॉस नहीं हुआ। मैटर गुजर गया। मेरे लिए तुम्हारा ग्रोथ मेरे घिनौने कुछ लोगों के लिए ग्रेट ट्रबल लाएगा, जिनको मैं नफरत करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही मारना नहीं चाहता। तुम्हारा एडवांसमेंट देखकर खुश हूं। एम्परर ने भी ऐसे ही कहा था। कुछ लोग जिनको वो नफरत करता है। ब्लास्फीमर अमोन, नॉट दैट इग्नोरेंट एंड नॉट दैट स्टूपिड ईदर। रेड एंजल ने हंसकर अपनी चिन सहलाई। उसके शब्द और एक्शंस दोनों ऐसे थे जैसे उसे मारना चाहते हों। क्लाइन ने कामली एक सवाल उठाया, तो फिर तुम ज़ेराथुल को क्यों नहीं चूज करते? अगर वो एडवांस हो गया तो वो भी अमोन के लिए एक्सट्रीम ट्रबल लाएगा। उसकी तुलना में मैं अभी बहुत वीक हूं। मुझे ग्रो होने में लंबा टाइम लगेगा। इस बीच कई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। रेड एंजल ने सीरियसली हाँ कही। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता था। तुम जैसे फेलो वाइल्ड डॉग से थोड़ा ही स्ट्रांग हो। ज़ेराथुल सीक्वेंस 1 से कैसे compete करोगे? सबसे पहले मर जाओगे। फिर उसने टॉपिक चेंज किया और आह भरी। लेकिन अगर दुनिया में सबसे आइडियल प्रपोजल चूज कर सकते तो कितना वंडरफुल होता। उसका सेंटेंस खत्म होने से पहले ही उसके लेफ्ट चीक पर एक ब्लडी गैश अपीयर हुई। वो खुली, बंद हुई, एक मुंह की तरह, और 2 रोज ऑफ इल्यूजरी वाइट टीथ दिखाई दी। मैंने इन्वेस्टिगेट किया। साउरॉन फैमिली का कोलैप्स ज़ेराथुल और रोज़ेल की वजह से हुआ। क्या ये साउरॉन फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिट है? रेड एंजल का डिसोसिएशन सोच से भी बुरा है। ये नॉर्मल स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं, 3 लोग एक बॉडी में ठुसे हुए हैं। कुछ भी करने से पहले यूनानिमस डिसीजन लेना होगा, नहीं तो इंटरनल स्ट्राइफ होगा। क्लाइन को यकीन हो गया कि रेड एंजल ट्रैप नहीं लगा रहा, बल्कि उसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ज़ेराथुल तक पहुंचाने का तरीका नहीं पता। ये उसका वीकनेस है। मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूं। क्लाइन ने साइलेंटली सोचा, फिर पूछा, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? सिर्फ ये कहने के लिए? रेड एंजल ने लेफ्ट चीक रब किया और वो माउथ स्लोली गायब हो गया। साथ ही मुस्कुराकर बोला, क्या तुम लोएन रॉयल फैमिली की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे? लगता है एक हाई रैंकिंग डीमनिस कैटरीना से रिलेटेड है। अगर तुम्हें उसका कोई ट्रैक मिले तो ऑपरेशन से पहले मुझे बता देना। सेंटेस ऑफ वाइट कैटरीना? रेड एंजल उसे क्यों ढूंढ रहा है? हंटर पाथवे की सीक्वेंस 4 औरत आदमी बना सकती है। डीमनिस पाथवे की सीक्वेंस 7 औरत
आदमी बना सकती है। ये अलग अलग पाथवेज हैं जो इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या रेड एंजल को सूटेबल हंटर पाथवे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रही, इसलिए डीमनस पाथवे में जंप करना चाहता है? ईवल स्पिरिट है, सर्वाइवल इशू सॉल्व करने के बाद पोशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर सकता है। क्लाइंट के दिमाग में एक स्ट्रेंज आइडिया आया। जब एक ही बॉडी में हंटर और डीमनस पाथवे की हाई सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो रेड एंजल का रूप मेल होगा या फीमेल? जो हायर लेवल है और इंचार्ज है वो डिसाइड करेगा। तभी रेड एंजल ने ड्वेन डैंटेस और उसके वैलेट की तरफ देखा और चीख कर बोला, तुम प्रोवोक करने में बहुत टैलेंटेड हो। मैंने कुछ नहीं कहा, क्लाइंट ने अंदर ही अंदर डेज में जवाब दिया। रेड एंजल ने होठ थरथराए, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, अनलेस तुम ये मान लो कि तुम इग्नोरेंट हो, लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात हो सकती है। चुप हो जाओ। रेड एंजल के दोनों चीक्स पर एक ब्लडी माउथ अपीयर हुए। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को देखकर क्लाइंट ने रैशनली टॉपिक को डीपन करने का आइडिया छोड़ दिया। बोला, तुम्हें पहले बताना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, कैसे बताऊं? उसके लिए कैटरीना और रेड एंजल दोनों वाइल हैं, क्लैश होने से कोई बुरा नहीं होगा। रेड एंजल ने मुस्कुराकर कहा, मेरा ऑनरिफिक नेम रिसाइट करो, द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, द सिंबल ऑफ आयरन एंड ब्लड, द रूलर ऑफ केओस एंड स्ट्राइफ। डिस्गस्टेड स्पिटिंग साउंड्स। रेड एंजल के दोनों चीक्स वाले माउथ्स ने डिसडेनफुल साउंड निकाला। ये स्टैंडर्ड डेटी का ऑनरिफिक नेम है। यूनिकनेस कंट्रोल करने के बाद मेडिसी एक हद तक क्वाजी गॉड बन गया है, और जब तक कोई रेड प्रीस्ट पाथवे की यूनिकनेस अकोमोडेट नहीं करेगा, इस ईविल स्पिरिट का लेवल नहीं गिरेगा। ऑनरिफिक नेम हमेशा उसी की तरफ पॉइंट करेगा। क्लाइंट ने थॉटफुली हाँ कही और प्रोब किया, ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर के सीक्रेट रूइंस के बारे में तुम्हें क्या पता है? नाम सुनते ही रेड एंजल के फेशियल मसल्स थरकराए, फिर उसने स्नीयर किया, तुम पूछ रहे हो कि लोएन रॉयल फैमिली का सीक्रेट क्या है? क्लाइंट ने डेलिबरेटली कहा, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन ब्लड एम्परर की सीक्रेट रूइन से फेमिलियर हो सकते हो। रेड एंजल अचानक जोर से हंस पड़ा और रिक्लाइनिंग चेयर के आर्म रेस्ट पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी ट्रिक्स इतनी चाइल्डिश हैं जैसे 3 साल के बच्चे की। हा हा हा। लुएन का सीक्रेट बहुत सिंपल है, मैं न्यूज़पेपर्स पढ़कर भी गैस कर सकता था। टिस्क, तुम्हारा चेहरा स्मार्ट लगता है, लेकिन दिमाग में वर्म्स भरे हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़कर गैस कर सकते हो? क्लाइंट ने भौहें चढ़ाईं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। चलो तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्या वो ब्लड एम्परर सीक्रेट रूइंस वैसी हैं जिनके बारे में चर्चेस जानती हैं? नहीं। क्या तुम जानते हो कि ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर सीक्वेंस 0 बनने से पहले किस सीक्वेंस में था? ब्लैक एम्परर पाथवे सीक्वेंस 1, प्रिंस ऑफ अबॉलिशन। क्या तुम जानते हो कि अलिस्टा ट्रंक्सोएस्ट ब्लड एम्परर बनने से पहले ट्यूडर ट्रंक्सोएस्ट यूनाइटेड एम्पायर के 2 कॉन्सल्स में से एक था और उसे सपोर्ट कर रही थी 7 डेटीज, जिनमें एवरनाइट और स्टॉर्म भी शामिल थीं? हाँ। रेड एंजल ने लेग क्रॉस किया। तो क्या तुम्हें लगता है कि अलिस्टा ट्यूडर को रैशनैलिटी और अपॉर्चुनिटी थी सीक्रेट रूइंस छोड़ने की जब वो ब्लड एम्परर बन चुका था? नहीं। रेड एंजल ने हाथ फैलाए। जब रूइंस अलिस्टा के ब्लड एम्परर बनने से पहले की हैं और 6 डेटीज जो उसे सपोर्ट करती थीं उन्हें नहीं पता, तो वो क्या हो सकती हैं? अगर तुम्हें चॉइस दी जाए तो क्या तुम वो रास्ता चुनोगे जो पागलपन की तरफ जाता हो? क्लाइंट को अचानक याद आया, ब्लैक एम्परर बनने के लिए जो रिचुअल चाहिए उसमें 9 मज़ोलियम्स चाहिए। एक प्रिंस ऑफ अबॉलिशन के लिए जब तक फॉर्मर ब्लैक एम्परर वापस नहीं आता, सीक्रेटली ब्लैक एम्परर बनने का रास्ता ढूंढना उसका ड्रीम होगा। क्या वो रूइंस ब्लैक एम्परर से रिलेटेड है? क्लाइंट ने डीप वॉइस में पूछा। रेड एंजल ने चिन सहलाई और चकल किया। लगता है तुम ब्लैक एम्परर का रिचुअल जानते हो। इतना सिंपल है। लोएन के किंग ने पास्ट 3-4 साल में क्या किया? ग्रेन एक्ट अबॉलिश, सिविल सर्वेंट यूनिफाइड एग्जाम, मिलिट्री रीस्ट्रक्चरिंग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और नोबल्स को नीचे गिराया, हाउस ऑफ कॉमन्स की अथॉरिटी बढ़ाई। क्या ये न्यूज़पेपर्स में पब्लिश नहीं हुआ? और क्या ये कॉमन नॉलेज नहीं है कि जस्टिशर पाथवे से ब्लैक एम्परर पाथवे स्विच किया जा सकता है? ये सब ट्रेंड्स ऑफ द टाइम्स थे, जिनमें से एक को क्लाइंट ने ही पुश किया था। उसने कभी मिस्टिसिज्म पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा। अब कनेक्ट करते ही उसे समझ आ गया। और तभी उसको कुछ और याद आया। जो आखिरी आदमी ब्लैक एम्परर बनना चाहता था वो था रोजेल, और उसका रिश्ता है अमोन के भाई से। हाय, तो क्या लोएन का किंग ब्लैक एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है और इसका कनेक्शन अमोन के भाई से है? क्या ये सब प्लान था? अरे वाह,
तो सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि ये जो ग्रीन एक्ट खत्म हुआ, सिविल सर्वेंट का एग्जाम शुरू हुआ और चर्च के लोगों को आर्मी में घुसाया जा रहा है, ये सब टाइम के साथ बदलने जैसा लगता है, पर असल में तो ये नोबिलिटी को पटकने का प्लान है। नया क्लास उठाना है, पिछले 1000 सालों से जो चलता आ रहा था उसके बिल्कुल उल्टा। और यही नॉर्मल के खिलाफ जाना ही है। यही है ब्लैक एम्परर बनने का रास्ता। पिछले कुछ सालों से आर्किटेक्चर भी अजीब से हो गई है। रोजल को जो यूनिकनेस और सीक्वेंस 1 की कैरेक्टरिस्टिक मिली, उसके पीछे तो उसकी वो पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हाथ था। शायद उन्होंने डायरेक्टली भी दी थी। और जब वो मरा तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ गईं? और उसका बेटा बर्नाडिट पिछले कुछ महीने से बैकलैंड में ही घूम रहा है, इधर आता जाता रहता है। अरे यार, मेरी गलती ये हुई कि मैं 4th इपॉक के टेढ़े मेढ़े आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस हो गया। मुझे लगा जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो वियर्ड है, पर अब सोच रहा हूं आखिर नॉर्मल है क्या? बस वो जो हम आदत से कर रहे हैं, इसलिए उसका विरोध नहीं करते। ट्राइब से कंट्रीज, किंग से रिपब्लिक, हर चीज़ अपने टाइम पे नॉर्मल के खिलाफ थी ना। पुराने जमाने के लोग हमेशा पिछले टाइम को वापस चाहते हैं ना। पुराने जमाने के बुढ़े वाली बात यही है। लगता है कि कोई डेटी बुला के ना आए तो ब्लैक एम्परर को जो रेवोल्यूशन चाहिए वो होकर रहेगा, बस टाइम की बात है। समय की लहरें ऐसी ही हैं। अमून का भाई, वो ऑथर, कितना पावरफुल और डरावना है यार। ब्लड एम्परर के रुइंस के अंदर एक पिरामिड जैसा मकबरा होगा और रिचुअल के हिसाब से अपने ही लोगों को जकड़ के उससे बनवाना पड़ता है। इसीलिए ईस्ट बरो से लोग गायब होते हैं और ओवरसीज स्लेव ट्रेड होती है। जब वॉर एक खास स्टेज पे पहुंचेगा तो जीत की दुआ या सिपाहियों के लिए आंसू के बहाने से पूरे शहर में बड़े बड़े जलसे कराए जाएंगे, जो असल में सैक्रिफिशियल रिचुअल ही होंगे। हाँ, बहुत पहले लुएन रॉयल फैमिली को बैलम एम्पायर का क्राउन मिला था, इसीलिए उन्होंने एम्परर का टाइटल अपना लिया। क्या मास्टर प्लान है भाई। जब रेड एंजल इविल स्पिरिट के सवालों से उसकी आंख खुली तो क्लाइन का दिमाग तेज चला। कई बातें उसके जहन में आईं और साथ ही एक नया सवाल भी पैदा हुआ। उसने वो लंबे पतले ज्यादा सेहतमंद ना दिखने वाले नौजवान गेटकीपर को देखा, थोड़ी देर सोचकर बोला, जॉर्ज थर्ड सीधे ब्लैक एम्परर बनना चाहता है, पर वो तो सीक्वेंस 4 भी नहीं है। अगर जॉर्ज थर्ड ने पहले ही कुछ करके अपनी योग्यता बढ़ा ली है और पोशन के साइड इफेक्ट्स कम कर लिए हैं, तब भी क्लाइन को नहीं लगता कि कोई सीक्वेंस 5 सीधा गॉड बन सकता है। वो तो सिर्फ एक बहुत ही कम चांस है, और वैसा लग तो ऐसा नहीं जो बस काफी कह दिया जाए। स्नेक ऑफ मर्क्यूरी, विल ऑसेप्टिन, जो कि फेट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी को सीधा खाने की हिम्मत नहीं करता, उसको भी ढूंढ भाल कर रखनी पड़ती है। ये सुनकर रेड एंजल इविल स्पिरिट ने ठूस दी, तुझे कैसे पता जॉर्ज थर्ड सिर्फ सीक्वेंस 5 है? तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि जिस जॉर्ज थर्ड की तुम जांच कर रहे हो वो असली जॉर्ज थर्ड है? शायद उसे किसी ने इमेजिन करके बनाया है, या फिर वो एंजल लेवल का कोई फेसलेस है। हाँ, ये सब करना मुश्किल जरूर है, पर एक खास तरह के जेलिट के लिए ये सब उसकी पहुंच और उसके पास मौजूद रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। मुझे शक है कि जॉर्ज थर्ड उसी पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है जो हमारी रूज रिडेम्पशन की कॉपी बनाई गई थी। उसका असली लेवल शायद पहले ही एंजल लेवल का है। अगर वो सीक्वेंस 1 तक का है तो भी मैं हैरान नहीं होऊंगा। वाह, एम्परर रोजल ने एक बार कहा था कि उस पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स वो ऐसे अहम लोग हैं जिनका वो सोच भी नहीं सकते। जब वो साथ मिलते हैं तो 7 चर्चेस के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक देश का राजा भी शामिल है। हाँ, बाद में एम्परर खुद इंटिस का रूलर बना था। जेलेट, क्या रेड एंजल इविल स्पिरिट अमोन के भाई को ऐसे ही देखता है? हालांकि ये थोड़ा एक्सट्रीम है और उसकी तरफ से बायस्ड भी है, पर कुछ हद तक सही भी है। निकनेम ऐसे ही नहीं मिलता। क्लाइन ने अपने पपेट का भाव सोचाया। तुम तो आसानी से इस बात की सच्चाई देख ले रहे हो, पर फिर एवरनाइट, स्टॉर्म और स्टीम चर्चेस को ये बात समझ क्यों नहीं आई? उनका ब्लैक एम्परर के बारे में जानना तुमसे कम थोड़े ही है। आखिर एवरनाइट और स्टॉर्म चर्चेस ने तो ट्यूडर ट्रांसोएस्ट यूनाइटेड एम्पायर को सपोर्ट किया था। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने फिर से वही मजेदार एक्सप्रेशन बनाया और ड्वेन दांतेस और उसके नौकर को घूरता रहा। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी इतना नाइव और चाइल्डिश कैसे है? 6 डेइटीज और 6 चर्चेज हमेशा एक समान नहीं होती। 6 डेइटीज जो जानती हैं वो अपने नीचे के एंजल्स और सेंट्स को बताती नहीं है। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने फिर से हंसी हंसी कर ड्वेन दांतेस को देखा, जो अभी भी कंफ्यूज्ड फेस बनाए खड़ा था। मुझ पर भरोसा रखो, जो मैंने कहा और जो मैं आगे बोलने वाला हूं वो शर्तिया 7 डेइटीज की इमेज बिगाड़ने का प्रोवोकेशन है, पर तुम सोच सकते हो कि यह सच्चाई है या नहीं। ऐसे समझो, कोई नया ब्लैक एम्परर बनने की इच्छा रखने वाले के बारे में 7 डेइटीज का एटीट्यूड थोड़ा डोल डाला है। उनमें भी अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ज्यादा साफ शब्दों में कहूं तो वो एक दिमाग से ठीक ब्लैक एम्परर के जन्म से खुश हैं,
पर वो ये भी चाहते हैं कि वो उनका सपोर्टेड कैंडिडेट हो, इसलिए वो अलग अलग चर्चेस को डिटेल रेवलेशंस नहीं देते। वो बस नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर जांच में कुछ मिला तो सजा देंगे, वरना वो चुपचाप उसे डेवलप होने देंगे। जरूर इस दौरान ये भी हो सकता है कि कोई एक एग्जिस्टेंस कुछ खराब करना चाहे, पर वो इतना डायरेक्ट और दिखता हुआ नहीं होगा, क्योंकि उसे दूसरी डेइटीज रोक लेंगी। अगर उसे उनके ऐसे एटीट्यूड का पता न होता तो जॉर्ज थर्ड इतना रिस्क कैसे लेता। ठीक है, अब वॉर शुरू हो गई है, उसने क्राइसिस पार कर ली, अब वो अगले मौके का इंतजार कर सकता है। उस पल क्लाइन को वो खबर याद आई जो ब्लड एम्परर रुइंस के ऑपरेशन के दौरान लीक हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तीनों चर्चेस के अपर लेवल्स में उस पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई सदस्य शक करना चाहिए, या फिर किसी डेटी ने खुद अमोन के भाई को रिमाइंड किया था। और अगर दूसरा वाला केस है तो शक का निशाना लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स पर नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद क्लाइन ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो फिर जब तक कुछ गलत नहीं होता जॉर्ज थर्ड अपना गॉड बनाने वाला रिचुअल कर लेगा बिना किसी की परवाह किए? और अगर सब कुछ ठीक रहा और उसने पोशन के साइड इफेक्ट्स भी सर्वाइव कर लिए तो वो ब्लैक एम्परर बन जाएगा? रेड एंजल इविल स्पिरिट ने आराम से जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम है? 7 डेइटीज? क्लाइन पूछ न सका। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने टिस्क किया और बोला, जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो मैं अभी बता सकता हूं। जैसे ही वो बिल्कुल कहने वाला था, क्लाइन को मैडम एरियाना की वार्निंग याद आ गई। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जितना ज्यादा जानोगे उतना ही आसान है इन्फेक्ट हो जाना। तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों इन्फेक्ट हो जाएंगे। जब तुम एंजल बन जाओगे तब जाकर ठीक जवाब ढूंढना। यही सोच दिमाग से गुजरते हुए क्लाइन ने अपने पपेट को मुस्कुराने को कहा, छोड़ो फिर। बहुत अच्छा, तुम अपनी क्यूरियोसिटी और फूलिशनेस से मर जाने से बच गए। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने अफसोस से अपना सर हिलाया। फिर उसने खिड़की के बाहर देखा और बोला, अगर और कुछ नहीं तो तुम जा सकते हो। ठीक है। क्लाइन ने अपने पपेट को खड़ा किया और अपना हाथ उठाया। इस पल आधा लेटा हुआ रेड एंजल इविल स्पिरिट अचानक बोला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैंने तुम पे अटैक किया होता तुम बिल्कुल हेल्पलेस नहीं होते, सही ना? बिल्कुल सही। तुम्हें क्या लगता है मैंने फ्लेमिंग जंप क्यों चुना टेलीपोर्ट की जगह? ताकि मेरे वॉलेट में रखे कागज की चिड़िया जलाने का काम छुपा सकूं। इससे स्नेक ऑफ फेटेड विल ऑसेप्टिन की नजर चुपके से मेरे ऊपर पड़ेगी। अगर कुछ हुआ तो येस्टरडे वंस मोर चार्म यूज कर देगा। तुम्हारे लेवल के एक एग्जिस्टेंस से डील करने के लिए इतनी सी तो होशियारी बनती है। कैसे कोई ट्रम्प कार्ड छुपाए बिना रह सकता है? क्लाइन ने रेड एंजल इविल स्पिरिट के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराकर अपनी चुपचुपी मानती रखी। छट! उसने उंगलियां चटकाईं और लाल आग के जलजे उसकी जेब से बाहर निकलकर उसे घेर लिया। लाल लहरों के बिखरने के साथ क्लाइन का चेहरा रेड एंजल इविल स्पिरिट के सामने से गायब हो गया। बैकलैंड, डॉक्टर एरन सेरस के घर एक काली प्रैम में मोटा बच्चा अपनी आंखें मलता हुआ आहिस्ता से बोला, बैकलैंड बच्चों के रहने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 39 बोकलैंड स्ट्रीट। एक डिविनेशन करने के बाद क्लाइन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट को देखा जो वेस्ट बरो जाने वाला था। तुम मैगर मैनर नहीं गए? मैं तो रियाना और हेजल को मूज मैनर में छुपाने की सोच रहा था। मार्क्ट ने अपनी आंखों के घरों को दबाया। मैं सोचता हूं ये साइड इफेक्ट कब खत्म होगा? क्लाइन ने अपनी नजर इस एक्शन से हटाई और आह भरी। मुझे मैनर के लिए कुछ वेपन्स की तैयारी करनी है, इसीलिए तुम्हारी मदद लेने आया हूं। और हां, अगर तुम्हारे पास खाना खरीदने के तरीके हैं तो मेरी मदद से कुछ खरीद लेना। उसके ख्याल से लो लेवल सिटीजन्स के पास खाना स्टोर करने के पैसे ही नहीं हैं। वो बस कुछ दिनों का खाना खरीद सकते हैं, इसीलिए उसका खरीदारा अभी उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। जब खाने की हालत खराब होगी तो वो मिस ऑर्डरी के जरिए ज्यादा दान दे सकता है। खाने की राशनिंग लगने से पहले अगर क्लाइंट स्टोर नहीं करेगा तो दूसरे अमीर लोग करेंगे, और वो शायद दान भी न करें। कोई बात नहीं, मार्क्ट ने कोई झिझक नहीं दिखाते हुए मान लिया। क्लाइन ने दाम के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसने ऐसे कामों के लिए हाउसकीपर तनेजा को कुल 5000 पाउंड्स दे रखे थे। जरूर ये कंफर्म करने के बाद कि ज़ैराटूल बैकलैंड में है और ड्वेन बांतेज का गेरमन स्पैरो होना रेड एंजल इविल स्पिरिट को पता है, उसने मैगर मैनर वापस ना जाने का फैसला किया। उसने अपनी आइडेंटिटी बदलने की सोची ताकि बेकसूर लोगों को नुकसान न पहुंचे। और बहाना क्या था? वो एवरनाइट चर्च ने तय किया था कि उसे कुछ काम करने हैं और वो लंबे टाइम तक वापस नहीं आ पाएगा। और अगर चैरिटी इवेंट में उसकी मदद चाहिए तो उसने मिस ऑड्री को अथॉरिटी दे दी है कि वो उसकी जगह ले सके।